बहन मीनाक्षी जी ने बहुत सुंदर योग कराया। और मीनाक्षी जी, आप इसी तरह से हमें योग कराएंगी आगे भी, ऐसा आपसे निवेदन है। बहुत सुंदर। और हमें कुछ नए पहलू योग के आपके साथ सीखे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और योगाहार की अगली कड़ी, यानी जब हम आहार पर और इस धरती के रख रखाव पर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके उस पे जब हम बात करते हैं, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम जल के संरक्षण को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर जल है तो हम हैं, जल है तो कल है। और इसी सिलसिले में पिछले 3 दिन से वार्ता चल रही है जल पर, जल संरक्षण पर, और जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। संभवतः मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आदरणीय संजय सर, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा आप। जी जी, आदरणीय संजय सर बुलंदशहर से हैं, और अभी हमारी वार्ता में आगे वो बात रखेंगे, हमारे मुख्य अतिथि जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट करेंगे। तो अभी इस क्रम में जब हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की और मार्गदर्शन लिया, अनुभव साझा हुए, जिन्होंने जल पे बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्र से पद्मश्री लोग भी आए थे, जिन्होंने जल संरक्षण पर कार्य किया है, देश भर से आए थे। और हमारे इस योगाहार के मंच के सभी आदरणीय किसान, जो कि जल संरक्षण से लेकर के मिट्टी के संरक्षण से लेकर के और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पे कार्य करते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ अनेकों अनेक किसान जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के क्रम में। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर हीरा लाल जी, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और वर्तमान में आप अपर निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आप लखनऊ में बैठते हैं, और आप पूर्व में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जिलाधिकारी थे। और खूब लोगों में आपका की जो यश था, वो जल संरक्षण के माध्यम से, गांवों के मॉडल के माध्यम से गया। और आज हम अपनी वार्ता जल संरक्षण पर लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, मुख्य अतिथि जी की मार्फत से, उनके माध्यम से, कि कैसे आपने बांदा और बुंदेलखंड जैसे सूखी ग्रस्त इलाके में जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया, और कई लोगों को आपने इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरणा दी। और क्या वो तकनीकी हैं। दूसरा पहलू ये भी रहेगा कि अब हमारे बहुत सारे किसान जो अभी इस मंच पर हैं, वो अपने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं संरक्षण का। लेकिन जब वो अपने गांव से एक कदम बाहर निकलते हैं, तो कैसे अपने क्षेत्र में जल संरक्षण करें, ये बात भी हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि जी के माध्यम से आएगी। आपके साथ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के श्री पवन कुमार सर हैं, और पतंजलि किसान सेवा समिति से मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब भी उपस्थित हैं। साथ में देश के अलग अलग राज्यों से, हिमाचल से लेकर के और गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान के अलग अलग प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। वो आपको सुनेंगे और अपनी जिज्ञासाएं भी रखेंगे। तो आदरणीय, इस मंच के माध्यम से, योगाहार के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी योगाहार में आ चुके हैं, अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। पुनः हार्दिक स्वागत आदरणीय। थैंक यू दिनेश जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है सर। हाँ, और ऑडिबल हूँ मैं? मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक ना? आदरणीय सदस्यों तक आवाज पहुंच रही है। आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, क्या? जी जी, आ रही है, आ रही है भाई जी। थैंक यू, शुक्रिया। तो देखिए, आपके इस प्लेटफार्म पे हम दूसरी बार आए हैं। बहुत कोरोना पीरियड में भी हम लोग इसी प्लेटफार्म पे एक बार बात किए थे। उस समय बात करने का जो हमारा मुद्दा था, वो मुद्दा था मॉडल गांव का विकास। लेकिन कल दिनेश जी ने 2 दिन पहले वार्ता की और कहा साहब हमारा एक ऑनलाइन इवेंट चल रहा है, और उसमें हम लोग जो है पानी पे बात करना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अभी आपका योग का सेशन भी मैं देख रहा था,
तो देखिए जो पानी है ये हम सबकी समस्या है। पानी की जो समस्या है वर्तमान में वो हर परिवार की समस्या है, हर गांव की समस्या है, और देश प्रदेश और विदेश सबकी समस्या है। ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या इंडिया में है तो यूएसए में नहीं है या और कंट्री में नहीं है। पानी की समस्या एक ग्लोबल समस्या है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो तीसरी लड़ाई की बात लोग करते हैं कि तीसरी लड़ाई किस मुद्दे पे होगी, तो लोग कहते हैं पानी के मुद्दे पे ये लड़ाई होगी। और लड़ाई भिड़ाई या झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं होती है। तो हमारी आप सबकी एक ड्यूटी बनती है कि जो आने वाला लड़ाई है, वर्ल्ड वार होने की आशंका है, संभावना है, उसको रोका जाए, उसे ना होने दिया जाए। तो ये कैसे संभव है, हमें सभी को इस पर सोचना चाहिए। तो समस्या क्या है, पहले इसे समझने की जरूरत है कि जो ये पानी है, जो पानी की समस्या है वो है क्या। देखिए जो पानी की समस्या है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ या मेरी बात में दम ना हो, लेकिन सही बात यह है जो पानी की समस्या है, जब तक इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं कि ये समस्या है क्या। हम क्या समझते हैं कि पानी की समस्या तो हर घर की है, हर व्यक्ति की है, हर परिवार की है, हर गांव की है, हर मोहल्ले की है। समस्या आपकी, हर व्यक्ति की, लेकिन इसको हल कौन कर दे, सरकार कर दे, गांव का प्रधान कर दे, मुखिया कर दे, सरपंच कर दे, कोई अधिकारी कर दे, और उस व्यक्ति को जिसकी पानी की समस्या है उसको ना करना पड़े। हमने जो अनुभव किया मुख्य बात यही है, और इसी बात को, इसी सोच को जब हमने तोड़ा तो हमारी पानी की समस्या का समाधान हो गया और पानी का संकट दूर हुआ। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पानी की समस्या आपकी है तो आप ये जो सोचते हैं कि समाधान दूसरे के पास है, आपको कुछ ना करना पड़े, ये गलत सोचते हैं। इसी सोच को आपको बदलना होगा। समस्या आपकी है, समाधान आपके पास है। कैसे, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कलेक्टर था बांदा में, तो बांदा पानी या बुंदेलखंड पानी की समस्या के लिए जाना जाता है, फेमस है कि वहाँ पानी की समस्या है। तो जब मैं वहाँ गया तो जब पानी की समस्या आई तो मैंने लोग 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से बहुत दूर दूर के इलाकों से मेरे पास आते थे। क्यों कि साहब हमें पानी की पीने की समस्या हो रही है, नल लगवा दीजिए, नलकूप लगवा दीजिए, कोई व्यवस्था कर दीजिए। किसान आते थे कि हमारे खेत की सिंचाई नहीं हो रही, हम फसल नहीं पैदा कर पा रहे हैं, या जो फसल लगाए हैं उसकी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारी फसल रद्द होगी। वो हमारे पास क्यों आते थे, वही जो सोच है, जो सबके दिमाग में एक बात घुसी हुई है, अंदर तक ये सोच बन गई है, दिल दिमाग में खून में ये तैर रहा है कि पानी की समस्या तो उनकी है और समाधान किसके पास है, कलेक्टर साहब के पास, सीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, प्रधान के पास, एमपी के पास, एमएलए के पास। उनको कुछ ना करना पड़े और उनकी समस्या कोई दूसरा हल कर दे। मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस सोच को तोड़ा। तो देखिए अगर आपको किसी के सोच को तोड़ना है तो आपको लॉजिकल बात करनी पड़ेगी। आप अपने पावर का उपयोग करके किसी के ऊपर कोई चीज़ आप थोपोगे, इम्पोज करोगे, ज़बरदस्ती ला दोगे, तो वो उसके दिल दिमाग सोच में घुसेगा नहीं और आप कामयाब नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा एक चीज़ ये बताइए, बहुत सिंपल इसका जवाब दिया इस सोच को तोड़ने के लिए। हमने कहा कि आप एक चीज़ ये बताइए कि हम लोग जैसे घर बना करके रहते हैं, हम लोगों का एक घर है, मकान बनाते हैं, तो ऐसे पानी भी कहीं न कहीं रहता है, उसका मकान है। तो आप मुझे ये बताइए पानी का मकान कहाँ है, पानी कहाँ रहता है, और
पानी का निवास स्थान क्या है, पानी का मकान कहाँ कहाँ है। तो लोग कहे या पानी मिलता, उनकी भाषा में मैंने पूछा पानी मिलता कहाँ है, जहाँ आदमी रहता वहीं मिलता है। कहीं पानी का निवास स्थान, पानी का घर या पानी मिलता है कुआं, तालाब और नदी में। तो मतलब देखिए उन्हीं की भाषा में मैंने समझाया कि पानी का घर क्या है, कुआं, तालाब, नदी। पानी का निवास स्थान क्या है, कुआं, तालाब, नदी। पानी मिलता कहाँ है, कुआं, तालाब, नदी में। तो हमने कहा मुझसे आपको मिलना है, तो आप 50 किलोमीटर दूर आए हो हमारे घर पे, तभी तो हम मिले हैं। तो हमने कहा अगर आपको पानी से मिलना है या पानी चाहिए तो आपको उसके घर पे जाना पड़ेगा, उसके निवास स्थान पे जाना पड़ेगा, तभी आपकी मुलाकात होगी, जैसे आप मेरे पास आए। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन, इससे वो सहमत हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा, हमने कहा ये कुआं, तालाब, नदी जो निवास स्थान है ये कहाँ रहा है, ये निवास स्थान कहाँ है। तो कहीं साहब कुआं, तालाब, नदी तो हमारे गांव में ही है, हर गांव में कुआं है, हर गांव में तालाब है, हर गांव में करीब करीब नदी है जहाँ से नदी निकलती है। नदी तो हर गांव में नहीं हो सकता, लेकिन कुआं, तालाब तो हर गांव में है, नदी तो कुछ गांव में है। तो हमने कहा अगर कुआं, तालाब, नदी आपके गांव में है और आपको पानी चाहिए और पानी से मिलना है, तो आप यहाँ क्यों आए हो मेरे पास, आपको कहाँ जाना चाहिए। कहीं साहब कुआं, तालाब, नदी के पास जाना चाहिए। तो ये बात उनके समझ में आई कि उन्होंने गलती की, और जो ये गलती हुई है उनकी सोच की वजह से हुई है। तो इस लॉजिक से मैंने पूरे जनपद बांदा के 20 लाख आबादी के लोगों को बैठक करके, समाचार पत्रों में न्यूज के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से, विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उनके इस सोच को बदला कि पानी चाहिए तो कुआं, तालाब, नदी के पास जाओ। डीएम के पास पानी नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, गांव में है, आपके गांव में है, 2 मिनट के रास्ते पे है, वहां आप नहीं गए और 1.5 घंटा गाड़ी घोड़ा से सवारी करके, पैसा खर्च करके मेरे पास आए। ये इस बात को लोगों के दिल दिमाग में मैंने डाला, लोगों की पुरानी सोच बदली और वो नई सोच पैदा हुई। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो ये कुआं, तालाब, नदी आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है, कुएं को पाट दिया, या कुआं गंदा है तो उसकी सफाई नहीं करी, वो बहुत बुरी जर्जर हालत में कुआं है। तालाब है, तालाब से खेत की सिंचाई होती थी, तालाब में जानवर नहाते थे, तालाब में पशु पक्षी जानवर सभी लोग उसमें पानी पीते थे, उसी से सिंचाई होती थी। तालाब में मट्टी जमा हो गया, आपने उसे डिसिल्ट नहीं किया, जिससे बरसाती पानी उसमें इकट्ठा नहीं हो रहा है। बरसात, तालाब के चारों तरफ जो बंधे होते हैं, ऊंची ऊंची मेड़ें होती हैं लंबी चौड़ी, उस पर वृक्षारोपण नहीं किया आपने। क्योंकि देखिए जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं, जल और जंगल को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक सिक्के के 2 साइड होते हैं, उसी तरह से जल जंगल एक सिक्के के 2 साइड हैं, ठीक है। तो जब ये बातें हमने समझाई और इस पर मैंने अभियान चलाया, मैं एक सेंटेंस कहता था, एक छोटा सा पैराग्राफ कहता था कि मैं लोगों के दिल दिमाग सोच खून में, लोगों के दिल दिमाग सोच में कुआं, तालाब, नदी खोदना चाहता हूं। मौके पर जमीन पे कुआं, तालाब, नदी खुदे ना खुदे ये मेरे लिए उतना माने नहीं रखता है, लेकिन लोगों के दिल दिमाग सोच में कुआं, तालाब, नदी खोदना चाहता हूं और यही मेरा अभियान है। इसका क्या मकसद था, एक्चुअली हुआ क्या, हमने इस पर जब स्टडी किया तो पाया या कि 30 साल पहले, 40 साल पहले लोग कुआं, तालाब, नदी से पानी पीते थे, सिंचाई करते थे। ये जो हमारी बदलती जीवन शैली है, हम लोग कुआं, तालाब, नदी को नक्शेबाजी में, दिखावे में, गलतफहमी में, मार्केटिंग, दूसरों के मार्केटिंग के चक्कर में आ करके कुआं, तालाब, नदी से पानी पीना छोड़ दिया
और नलकूप और बॉटल वाले वाटर से जोड़ने लग गए, पीने लग गए। तो हुआ क्या, आपने पानी का जो खजाना है कुआं तालाब नदी, खजाने से आपने दूरी बना ली और नलकूप और पानी बोतल वाले पानी से दोस्ती कर ली। ठीक, तो उससे क्या हुआ, आपके जीवन में पानी का संकट आ गया। तो हमारा जो अभियान था कि ये जो नई दोस्ती किए हो जिससे पानी का संकट पैदा हुआ, कुआं तालाब और नदी, इनसे अपना जो नई रिश्तेदारी बनाए हो इसको तोड़ो, और जो आपकी पुरानी रिश्तेदारी थी किससे, कुआं तालाब और नदी से, इससे अपना पुराना रिश्ता जोड़ो। आपको वर्तमान नलकूप और प्लास्टिक बोतल के पानी से रिश्ता तोड़ना है, और जो पुराना रिश्ता है कुआं तालाब नदी से, जो आपकी सोच में, जो आपके मेमोरी में है, उससे जोड़ना है। इसीलिए मैं कहता था कुआं तालाब नदी कहाँ रहता है तो उनके पास जाओ, उनसे दोस्ती करो, उनका सम्मान करो, उनसे मिलो। वहीं आपके गांव में रहते हैं ये कुआं तालाब नदी। उसका मकसद ये था कि लोगों को कुआं तालाब नदी से जोड़ना, जो वो डिस्कनेक्ट हो गए थे उनको रिकनेक्ट करना। तो इनको मैंने बहुत सारे फंक्शन किए, जैसे कुआं तालाब पूजन किया, आरती किया, बहुत सारी एक्टिविटी करी, जिससे ये बार बार कुआं तालाब नदी के पास जाएं। ठीक है, और जब ये कुआं तालाब नदी के पास जाएंगे तो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, हम लोग खुद कुआं का पानी पीने लगे। एज कलेक्टर में कुएं का पानी पीता था, लोगों को ये पूरे जिले में प्रचार किया कि देखिए ये कुएं का। सुबह हमारे बगल में एक कलेक्ट्रेट के बगल में ये मंदिर था, उस मंदिर में एक बहुत बढ़िया कुआं था, उसी से पानी निकलवाता था, कलेक्ट्रेट में ला करके घड़े में रखवाता था और उसी से पानी पीता था। और ये बात सबको पता था कि कलेक्टर साहब पानी कुएं से निकलवा के घड़े में रखते हैं और उसी से पीते हैं। तो जब कलेक्टर साहब कुआं का पानी पिएंगे तो इसका एक मैसेज जाता है, और लोगों ने मेरी इस बात को समझा। तो धीरे धीरे माहौल बनने लगा, लोग कुआं तालाब, फिर हमने क्या किया कि कुएं की गिनती करवाई, तो 7800 कुएं मिले। पहली बार बांदा में कुएं की जनगणना कराई, पशु गणना होता है, आदमी गणना होता है, सेंसस होता है, मैंने कुएं की गणना कराई, 7800 कुएं थे। फिर मैंने प्रधान जी को और जो टाउन एरिया में, नगर पालिका में लोगों को कुएं की मरम्मत, कुएं की सफाई, रिस्टोरेशन पे अभियान चलाया। ठीक है, तो उसमें कई बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे कुएं की सफाई करना आसान नहीं है, कुएं के अंदर घुसना, उसमें सब गैस निकलता है, दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए ट्रेंड मैन पावर पहले ज़माने में तो थे, अब नहीं मिलते थे, कुछ ही लोग थे, तो उनकी संख्या कम थी। फिर मैंने कई इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखा कि इसकी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाए, कोई इसका जो है यंत्र बनाया जाए जो कुएं की सफाई ठीक से करे और आदमी को अंदर घुसने की जरूरत ना पड़े, जैसा कि हम पहले ज़माने में करते थे। तो इस तरह से जब कुएं का अभियान चलाया, कुएं का पूजन कराया, दीपावली के दिन हर आदमी कुएं का पूजन कर रहा था। ठीक है, एक कुएं पे हम गए थे, और उसी दिन भारत सरकार के सचिव श्री यूपी सिंह साहब आए थे, उनको लेकर हम एक कुएं पे गए और एक जश्न का माहौल बनाया। तो लोगों के मन में कुआं के प्रति जो सम्मान, आदर का भाव गायब हो गया था, जो लगाव टूट गया था, इस तरह से जल का खजाना जो कुआं है उसके प्रति सम्मान, आदर और लगाव का भाव पैदा किया आम जन में। आम जनता फिर पुराने जमाने की तरह कुएं की सफाई रखने लगा, पाटने नहीं लगा, उसमें गंदगी नहीं फेंकने लगा, और कुआं साफ सुथरा होने लगा, और वो पानी देने लगा, पानी की समस्या खत्म हो गई। एक तो कहानी मेरी कुआं, और इसीलिए मैंने इसका अभियान का नाम रखा था कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे। कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे, ये टैगलाइन था 200।
इससे कुएं 7800 धीरे धीरे जीवित होने लगे, जो मर गए थे उनमें पानी आने लगा, तो पानी का खजाना लोगों के पास आने लगा और पानी की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने तालाब पे काम किया। 2200 तालाब लगभग सरकारी तालाब थे, और इतना ही तालाब लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने, बड़े बड़े किसान ने अपने खेतों में खोद रखा था। और वहां अपना खेत तालाब नाम की सरकार की एक स्कीम थी, जिसमें कि नए तालाब खोदने थे। उसमें हमें 500 नए तालाब का लगभग कोटा मिला था सरकार से कि आपको नए 500 तालाब खुदवाने हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं 5000 नया तालाब खुदवाऊंगा, मुझे वो कोटा बढ़ाया जाए और उसका फंड बढ़ाया जाए। तो मुझे 2500 की जगह 5000 तो नहीं दिया, 2000 उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने 500 का 4 गुना 2000 नए तालाब खुदवाए। एक बात। दूसरी बात, जो पुराने तालाब थे, चाहे सरकारी और चाहे आम जनता का प्राइवेट, उस पर अभियान चलाया कि भाई अपने तालाब की सफाई करो। तालाब के अंदर धीरे धीरे जब पानी जाता है तो उसमें मिट्टी जमा हो जाता है और मिट्टी का सतह ऊपर हो जाता है, तो पानी धारण करने की क्षमता, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो हम लोग डिसिल्ट करते हैं और मिट्टी निकाल करके चारों तरफ रख देते हैं, जिससे ऊंचा हो जाता है, जिसको कोई कहीं भीटा कहते हैं, कहीं बंधा कहते हैं, और इस पर पेड़ लगा दिया जाए तो चारों तरफ जल हो गया बीच में और चारों तरफ हो गया जंगल। पेड़ जल जंगल का जो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक ऑक्सीजन देता है जीने की सूत्रधार, दूसरा पानी देता है, वो भी जीने का सूत्रधार है। तो दोनों चीज से हुआ। तो इससे हमने क्या किया कि तालाबों पे अभियान चलाए, और 2200 जो पुराने तालाब थे, कहीं अतिक्रमण हो गया था, कहीं सफाई नहीं था। हमारे विभाग, इस दिशा में काम करने वाले जितने भी लोग हैं मनरेगा से, और जो है आपका अपना खेत तालाब से, और सॉइल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण अधिकारी के विभाग से, इस तरह से बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके मार्फत हमने ये तालाबों की दुर्दशा को दूर किया। उनके साथ जो अन्याय था, उनको उन्हें जो घायल कर दिया गया था, तालाबों को अतिक्रमण कर दिया गया था, पाट लिया गया था, गंदगी फेंक दी गई थी, उनको दूर किया इन स्कीम के माध्यम से। प्राइवेट लोगों को मोटिवेट किया कि आपने तालाब खोदा है, आप अपने पैसे से इसकी दुर्दशा दूर करिए और तालाब को ठीक करिए, जीवित करिए। तो आप ये समझिए 2200 पब्लिक, 2200 प्राइवेट, और करीब हमने जो 2000 नए तालाब थे, उसमें 2 साइज था, 30 × 35 बाई 3 मीटर, ऐसे एक और बड़ा साइज था। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी ये तालाब अपने खेत में खोदता था तो सरकार उसमें पैसा देती थी। आधा पैसा सरकार को लगाना पड़ता था, आधा पैसा किसान लगाता था। लेकिन मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि सरकार जितना पैसा देती है उतने में पूरा खुल जाता है, तो किसान को लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रैक्टर उक्टर से खोद लेते हैं। तो इसमें करीब मैंने 2000 तालाब खुदवाए। तो हुआ क्या कि तालाब की संख्या मैंने बढ़ा दी। जो तालाब पट गए थे उन्हें डिसिल्ट करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, और तालाब में जो बरसाती पानी था हमने उसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका तालाब। भाई फिर हमारे पास ट्रैक्टर कौन लेके आएंगे पता है अभी? इंडिया के नाम संजय जी, आपका प्रिंसिपल काले को ट्रैक्टर ट्रॉली। जी संजय जी, हाँ आपका ना माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। हाँ, फिर तीसरा काम हमने ये किया कि नदी, 3 नदी, केन नदी, यमुना नदी और बागे नदी, तीनों नदी बांदा से होकर बहती है। तो तीनों नदी के किनारे हमने कितने गांव बसे हैं इसकी गणना कराई। 135 गांव बसे थे। तो उन गांवों में हम लोगों ने चौपाल लगाया। इन गांवों में हम लोग गए और हमने इन गांव के लोगों को समझाया कि देखो,
आज लखनऊ क्यों धनी है, कानपुर क्यों धनी है, इलाहाबाद क्यों धनी है? क्योंकि ये नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए ये सब शहर बड़े हो गए, धनी हो गए, और पूरे देश विदेश के लोग आकर के यहाँ रहना चाहते हैं। तो आप भी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद की तरह नदी के किनारे बसे हो, आप भी धनी हो सकते हो। हमने उन्हें तुलना करके ये रीजनिंग दी। फिर हम लोगों ने उस गांव में कैसे उस गांव का विकास हो, पानी के माध्यम से। नदी के किनारे बसे जितने भी गांव हैं या शहर हैं वो धनी हो गए। तो आप भी गांव के किनारे बसे हैं तो आपको भी धनी होना चाहिए और आप धनी हो जाइए। इस बात को हम लोगों ने समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि ये गांव की जो गंदगी, जो गांव की लाश या गांव का जो है कुछ भी खराब चीज आप जल में फेंकते हो, नदी में फेंकते हो, नदी को बर्बाद करते हो, नदी के जल को, इसको रोको। गांव का जो नाला जाता था उसको रोका जाए। तो गांव के जो नाला जो जाता था, बीच में हम लोगों ने 3-4 गड्ढे खुदवाए, उनमें नीम के पत्ते डलवा दिए। तो वो पानी पहले गड्ढे में आता था, मलबा रुक गया, फिर दूसरे में गया, मलबा रुक गया, तीसरे में गया, मलबा रुक गया, फिर स्वच्छ पानी नीम ने सफाई कर दी। देसी तरीके से केवल गड्ढा खोद के नीम डाल करके हम लोगों ने पानी की सफाई करा दी। केवल गांव का जो गंदा पानी जाता था, केवल पानी जाने लगा, जो उसके अंदर कचरा या मलबा था वो उसी गड्ढों में बैठने लगा। इसमें कोई विशेष पैसे का खर्चा नहीं आया। तो हम लोगों ने 135 गांव को कचरे को नदी में जाने से रोका। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ये नदी के मार्फत आपकी कमाई कैसे बढ़े, इस पर विचार किया गया। इस पर हम लोग चिंतन मनन किए, एक्सपर्ट बुलाए और इस पर काम किया। तो जो गांव वाले नदी को कुछ नहीं समझते थे, नदी के प्रति उनके मन में कोई बहुत बड़ा भाव, अच्छा भाव, बढ़िया भाव नहीं था, हम लोगों ने ये भाव पैदा किया कि ये नदी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। जैसे गोमती नदी लखनऊ के लिए, गंगा यमुना इलाहाबाद के लिए वरदान साबित हुई है, उसी तरह से आपके लिए ये नदी वरदान है। अब ये वरदान को आपको जो है देखना है, ये वरदान कैसे आपको दिखाई दे, कैसे ये वरदान मिले, इस पर हम लोगों ने काम किया। तो नदी के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा, नदी से कमाई करने के लिए लोग सोचने लगे, नदी से इनकम बढ़ाने पर विचार होने लगा। हम लोगों ने सरकारी सहयोग दिया, उन लोगों ने प्राइवेट सहयोग दिया, इस पर काम किया। तो इस तरह से हम लोग काम करते गए और बात आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो देखिए मैंने मुख्य रूप से 3 बातें बताई और तीनों का फार्मूला देसी देहाती गंवई है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कोई तामझाम, नाटक, नौटंकी नहीं है, ना इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है। जब कोई आदमी काम करता है तो कहता है ये काम करेंगे तो इतने का बजट चाहिए। देखो भैया, कोई बजट तो देगा नहीं, ना बजट मिलेगा तो काम नहीं होगा। तो हम जो काम करते हैं, हम बिना बजट वाला काम करते हैं। अभी तक मैंने कहीं बात, इतने आधा घंटा बात करते हो गया, मैंने कहीं बजट की तो बात करी नहीं कि मैंने कुएं में बजट मांगा, मैंने तालाब में बजट मांगा, मैंने नदी में बजट मांगा। मैंने कहीं कोई बजट नहीं मांगा। जिले में जो सरकारी और जो प्राइवेट में आम जनता के पास अक्ल, नॉलेज, संसाधन, स्कीम था, उन्हीं सबको मिलाया, जोड़ा, घटाया और उन्हीं सबसे हमने समाधान निकाला। हमने जनता को समझाया, जनता को आगे किया, जनता की अगुवाई में काम किया। लोग डीएम की अगुवाई में काम करते हैं, मैंने जनता की अगुवाई में काम किया। एज ए डीएम मैंने अपने आप को पीछे रखा, जनता की लीडरशिप में मैंने ये काम किया। तो फर्क यही है, हर घर के बाहर एक छोटा सा गड्ढा खुदवाया, जिसको कि वाटर कंजर्वेशन कहते हैं, है ना। और हमने उस वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से हमने क्या किया, बरसाती पानी को उस गड्ढे में डाल करके रोक दिया गया और उससे जो है बरसाती पानी
हाँ सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। शायद वहां पे नेटवर्क लेफ्ट हो कुछ गए हैं गड़बड़ है और ऐसा लग रहा नेटवर्क में प्रॉब्लम। है। हाँ, शायद नेटवर्क। लेफ्ट हो गए हैं अभी मनमुख खाते जी। जी जी, तो जुड़ जुड़ चुके गए हैं हैं। सर। जी जी जी। जी सर, जी सर। माइक बंद है सर। म्यूट है सर, माइक म्यूट है बंद है सर आप आपका। अनम्यूट। हाँ ठीक है, अब तो ठीक हो गया ना। जी सर, जी। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर कन्वर्जेशन। ओके, तो हम लोग ये बात कह रहे थे कि हम लोगों ने कुएं पे एक और नया प्रयोग किया था। हमने कहा कि कुआं या तो पानी पिएगा या पिलाएगा। पहले जमाने में कुआं केवल पानी पिलाता था। कुएं से हम लोग पानी निकालते थे रस्सी से और पीते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे कुएं ऐसे थे जो गांव में थे, तो हमने कहा कि उस कुएं में अगर हम पानी निकालने के योग, पानी पिलाने योग कुएं को नहीं बदल सकते हैं, तो गांव अगल बगल के घरों का पानी उस कुएं में डाल देंगे तो वो क्या होगा, वो धरती में चला जाएगा और बरसाती पानी कंजर्व हो जाएगा। ऐसा भी हमने किया, क्योंकि सारे कुएं बहुत सारी जगहें बदली, अगल बगल घर बन गए, तो वो जो है स्थिति में नहीं थे कि उसको पानी पिलाने वाले शेप में रिवाइव किया जा सके। तो पानी पिलाने वाला, हम लोग कुएं को पानी पिलाते थे, या तो कुआं पानी पिएगा या पिलाएगा। तो इस तरह से रिचार्जिंग बेल के रूप में बहुत सारे कुओं को हम लोगों ने कन्वर्ट किया। एक अभियान चलाया था कि पानी बचाओ भूजल बढ़ाओ, पानी बचाओ भूजल बढ़ाओ। पहला अभियान हमारा यही था। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो कुएं थे, और ये जो इंडिया मार्क का हैंडपंप है, जिस सरकारी हैंडपंप है जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, जिसे गांव के लोगों को सरकार लगवा देती है, तो पूरे मोहल्ले के लोग पानी पीते थे। कुआं और इसके चारों तरफ हम लोगों ने, इसके चारों तरफ खंती 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा खुदवा दिया चारों तरफ इसके। वो इसलिए खुदवा दिया कि जब बरसात आएगा तो इसमें पानी इकट्ठा होगा और वो फिर धरती में चला जाएगा, फिर बरसात आएगा, फिर पानी इकट्ठा होगा, फिर चला जाएगा। इससे बरसाती पानी को धरती में ले जाने के लिए हम लोगों ने देसी देहाती तरीका निकाला। तो देखिए, इससे, इस खंती से बहुत सारा पानी हम लोग बरसाती पानी, देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, पानी एक ऐसी चीज है जो कि हमें फ्री 4 महीने ऊपर वाला बरसात के सीजन में देता है। अगर हम इसको उस 4 महीने पानी को स्टोर कर लें, इकट्ठा करके रख लें, तो कहाँ रखेंगे? चाहे तालाब में रख लें, चाहे धरती के अंदर जमीन में रख लें, ठीक है। तालाब में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में पीते रहते हैं, उसकी सफाई करके पीते हैं, या जानवर वैसे पी लेता, सिंचाई करते हैं, या धरती में डालते हैं तो जमीन के अंदर पानी रहता है, मिट्टी गीली होती है। इसका क्या मतलब है? वो मिट्टी में पानी है, अगर पानी नहीं है तो सूख जाता। तो आप पानी अंदर डाल दो, वो मिट्टी में गीला होकर के रहता है, ठीक है। कुएं में रख लीजिए, नदी में रख लीजिए। तो अगर 4 महीने हमने बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया इन सब जगहों पे, तो हमें गर्मी में और ठंडी में पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हमने पानी 4 महीने बरसात में नहीं बचाया, उसको कहीं रखा नहीं, तो हमें पानी की दिक्कत 8 महीने होगी। ये देहाती सोच है और यही सही बात है, और कोई दुनिया में तिकड़म नहीं है। इसी को कहते हैं वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, जल बचाव। तो ये तो हो गया एक साइड। दूसरा साइड इसका यह है कि पानी का दुरुपयोग ना किया जाए। रोड पे सरकारी नल से सप्लाई में पाइप लीक हो गया, पानी बह रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है। जो पानी घरों में जाके लोग पीते, रोड पे बह गया। तो हमें अपनी नैतिक दायित्व अपना करके तुरंत फोन करना चाहिए जल निगम या जो विभाग देखता है कि देखो ये पानी बह रहा है, इसको ठीक करो। हम लोग नहीं करते। दूसरा, 1 बाल्टी में आप नहा सकते हैं, 2 बाल्टी में नहाते हैं, 10 बाल्टी नहा रहे हैं।
ये पानी का दुरुपयोग है। खेत की सिंचाई जो है स्प्रिंकल सिस्टम से अगर 1000 लीटर में हो सकता है, आप उसमें पानी नीचे जमीन पे डाल रहे हैं 10,000 लीटर, तो 9,000 आप बर्बाद कर रहे हैं। गाड़ी की सफाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे पानी का हम विभिन्न तरीकों से दुरुपयोग करते हैं। उस दुरुपयोग को रोकना भी पानी बचाना है। पूरा गिलास पानी ले लेंगे, आधा गिलास पिएंगे, आधा छोड़ देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? आधा गिलास बर्बाद हुआ ना, तो आधा गिलास पीजिए और आधा गिलास ही रखिए और बर्बाद मत करिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा एज ए कलेक्टर 1.5 साल में मैंने यही सब काम किया जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सारा मेरा काम, सारा मेरा एक्शन, सारा मेरा एक्टिविटी देसी देहाती तरीके से किया गया है और बिना कोई पैसा, बिना कोई चीज़ मांगे मैंने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब लिखी है, देखिए ये किताब है डायनेमिक डीएम। इस किताब का नाम है डायनेमिक डीएम। ये किताब प्रभात प्रकाशन ने हिंदी में और अंग्रेजी में छापा है और गुजराती में RR सेठ ने छापा है। इसका जो पहला चैप्टर है 3.1 पानी की समस्या और समाधान, ये देखिए लिखा है पानी की समस्या और समाधान, ये पहला चैप्टर। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस किताब का पहला चैप्टर मैंने पानी और समस्या और समाधान से ही शुरू किया है, क्योंकि पानी इसका इम्पोर्टेंस मेरे दिमाग में बहुत है, इसीलिए इसको पहला चैप्टर बनाया। ये किताब आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। 160-65 रुपये की किताब है, बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हिंदी की किताब लगभग 12,000 बिक चुकी है, पूरे देश में लोग पढ़ रहे हैं। और मुझे बात, क्योंकि इसमें पानी की समस्या, प्लास्टिक की समस्या, जेल रिफॉर्म, बच्चों की पढ़ाई, महिला विकास, स्टूडेंट डेवलपमेंट, यही सब चीज़ें जो हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान हमने आम जनता के सहयोग से कैसे निकाला, यही सब बातें लिखी है। जैसे पानी की समस्या कैसे निकाला, एक चैप्टर लिख दिया। प्लास्टिक हमारे जीवन में एक काल बन के आ गया, तो मैं वहाँ प्लास्टिक मुक्त बांधा चलाता था, उस पर एक चैप्टर लिखा है। हम पेड़ लगाने के जगह पे पेड़ जियाओ अभियान चलाए, उस पर एक चैप्टर लिखा है। इस तरह से स्टूडेंट के विकास पे जो काम किया उस पर लिखा है, महिला विकास पे जो काम किया उस पर लिखा है। मॉडल गांव पे एक चैप्टर लिखा है कि जिससे महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करे, उस पर लिखा है। तो मेरा ये अनुरोध है कि ये जो इतनी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, या जो मैंने जो बात कही है, वो सारी बातें मैंने इस किताब के चैप्टर 3.1 में लिखा है। ये देखिए, ठीक है, ये है, और ये किताब ये है, ये डायनेमिक डीएम। ठीक है, इसको आप अपने गूगल पे डालेंगे तो आपको डायनेमिक डीएम किताब दिखेगी। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि आजकल हम लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, ठीक है, और इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज कहाँ मिलेगा? किताब में मिलेगा। तो हमें ये किताब आप 180-85 रुपये का बहुत सस्ती किताब है, खरीद लीजिए। तो आपको केवल पानी पर ही नहीं नुक्सा मिलेगा, बहुत सी चीज़ों पे नुक्सा मिलेगा। और जो बातें हमने कही हैं उसके सबूत भी इस किताब में हमने लगाए हैं हर चैप्टर में। तो मैं वो सबूत जो मैं पानी के काम पे यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, इस किताब में आपको देखने का मिलेगा। और पानी के ऊपर जैसे देखिए ये पेपर कटिंग, इसमें देखिए लिखा है, इसकी हेडिंग है देश में पहले नंबर पर पहुंचा तालाब कुआं जियाओ अभियान। देखिए ये, तो इसमें बहुत सारे सबूत हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसी बहाने प्लास्टिक की समस्या आपके दिमाग में आएगी, मॉडल गांव से कैसे विकास होगा आएगा। अभी तो हम लोग केवल जल पे बात कर रहे हैं। तो ये किताब आपको 15-20 समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का समाधान देगा। तो देखिए मोटा मोटा ये है, और इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हुआ मेरे इस काम को लेकर के। अभी इसी साल पद्मश्री पा गए श्री उमाशंकर पांडे जी, वो हमारे टीम के एक बहुत सक्रिय मेंबर थे। वो मेड़ से जल का संरक्षण करते थे। उनके उस अभियान को
उनके गांव का नाम जखनी है। मैं उनके गांव 2-3 बार गया। उनके गांव सचिव साहब भारत सरकार से आए थे, वो ले गया, चौपाल लगवाया और मेड़बंदी के माध्यम से, जो कि बहुत पुराना नुस्खा है, मैंने अपने गांव में, अपने घर में, किसानी में, बचपने में देखा है। जब बरसात होती थी, जब मैं अपने घर से पढ़ाई करता था, तो मेरे पिताजी मई जून की तपती में लेबर के माध्यम से मेड़बंदी करते थे। खेत के जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसको ऊंचा कर देते थे, जिससे कि जो बरसाती पानी खेत में आए, ऊपर से गिरे, वो खेत में ही रहे और रिस करके जमीन में चला जाए, दूसरा बह के बाहर ना जाए। तो मेड़बंदी का जो मॉडल है, किसका, उमाशंकर जी का, उसका पूरे जनपद में प्रचार किया, उनके उस मॉडल को रिप्लिकेट किया और वो मॉडल को देश और प्रदेश हर जगह बताया, ये अच्छा मॉडल है। और उमाशंकर जी ने अच्छा काम किया। तो आज देखिए, हम सभी लोगों के सहयोग से, उनके अच्छे कर्मों से, एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छे काम के लिए पद्मश्री भी मिल गया। पहला पद्मश्री है बांदा का, वो पानी पे है, तो उसमें पानी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, जो मुझे, और देखिए, मैंने कोई ताम झाम, नाटक, नौटंकी, दिखावा नहीं किया। बहुत सिंपल शब्द में, बहुत सरल सहज भाषा में, गंवई भाषा में, देहाती भाषा में बात को रखी, और मैंने ऐसे काम भी किया था। जितने दिखावापन करोगे, जितने बनावटीपन करोगे, जितने नाटक करोगे, जितने शोबाजी करोगे, जितने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बनाओगे, उतने काम वो जमीन पे नहीं होता है। हम इसका उल्टा करते हैं, देसी देहाती सिंपल सरल करके, जिससे हर व्यक्ति, हर आदमी के समझ में आए और समझ के करने लगे। तो दिनेश जी, मुझे लगता है कि हम लोगों की काफ़ी देर बात हो गई और काफ़ी कुछ मैंने बता दिया। और गहराई में इसको जाना है तो आपको ये किताब पढ़ना होगा। एक माध्यम ये हो सकता है, या आप दूसरा गूगल पे मेरा नाम डाल दीजिए, डॉक्टर हीरालाल IAS, वाटर कंजर्वेशन वर्क बांदा, या वाटर कंजर्वेशन वर्क बांदा डॉक्टर हीरालाल IAS डाल दीजिए, तो बहुत सारे आपको न्यूज़, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे मटेरियल पढ़ने को मिलेंगे। आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं, मेरे काम को जान सकते हैं। तो मैंने ये जो अभी आपको बताया, एक तो नॉलेज का सोर्स ये हो गया, दूसरा ये किताब खरीद करके ये स्रोत है, तीसरा जो है ऑनलाइन जो मटेरियल न्यूज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मेरे लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध है, उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस पानी को लेकर के मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेरे कामों को लोगों ने पहचाना। हमारा काम की पहचान केवल इसकी सहजता, सरलता, सिंपलिसिटी है कि इन्होंने तो बहुत बिना कुछ मांगे और बिना कुछ फंड के तो काम कर दिए, ये है। और पूरे देश में इसको लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं, लोग इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बिना पैसे का धंधा है, ये बिना पैसे का जुआर है। और जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कल नहीं है। तो एक नया मॉडल है हमारा, जिसका कि कोई पैरेलल नहीं है अभी, इसका कोई दूसरा मॉडल लोगों ने। अच्छा, इसमें थियरी नहीं है, ये टोटल प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने प्रैक्टिकल किया है। लोग कट कॉपी पेस्ट करके थियरी बताते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है, उसकी हम थियरी बता रहे हैं। उल्टा है, हमने प्रैक्टिकल करके उसकी ये जो थियरी बना कर बता रहे हैं आपको। लोग थियरी बताते हैं, प्रैक्टिकल करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। दिनेश जी, आगे क्या आदेश है? जी आदरणीय, बहुत सुंदर वार्ता आपने रखी, और सिंपलिसिटी में सादा जीवन, उच्च विचार, और सादे जीवन से, सादी तकनीक से उच्च विचार धारण करने वाले शरीर को जिंदा रखने के लिए जल जरूरी है, उस पर आपने कार्य किया और जो सिंपल टेक्निक्स बताई। और दूसरी बात, योगाहार के मंच के आदरणीय सदस्यों को ये भी बता दूं कि आपने जो बात कही, आप इतने साधारण व्यक्तित्व हैं कि
अगर किसानों के साथ वार्तालाप होती है, आपके साथ किसान अगर अपनी मांग रखने के लिए या दूसरी समस्या के लिए आते हैं, तो आप वो कुर्सी पर नहीं बैठकर उनके सामने बैठते हैं और चौपाल वहीं लगा देते, बोलो क्या है। दिनेश जी, दिनेश जी, जी 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 आदरणीय, मैं सबसे पहले तो माननीय अपने बांदा के पूर्व जिलाधिकारी, जिन्होंने बांदा का नाम पूरे देश में पुरखों की विधि के द्वारा समुदाय के आधार पर जो कुआं तालाब जियाओ अभियान एक अलग परंपरा के अनुसार हम सबका मार्गदर्शन किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय जिलाधिकारी रहे हमारे श्री हीरालाल जी से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। उनका जो प्रयास है, आज उनका प्रयास बांदा में रंग ला रहा है। उनके 3 साल के चले जाने के बाद भी बांदा में जो उन्होंने दिमाग में सबसे पहले हमको सबको इस बात से प्रभावित किया कि मैं तालाब नहीं खोदना चाहता हूं, दिमाग में तालाब खोदना चाहता हूं। मैं आपके दिमाग में कुआं खोदना चाहता हूं, मैं आपके दिमाग में कुआं जिंदा करना चाहता हूं। उनका जो शादी और विवाह में जाते थे वो पेड़ देते थे, जमीन से बिल्कुल जमीन में बैठ के जाना, चना और गुड़ खा करके काम करना, सरकार से कोई फंड ना लेना, और तालाब के तट पर जल की बात जलाशय पर जो उन्होंने काम किया है, मैं निश्चित रूप से आज हमें पद्मश्री मिली है और मैं ये बात दावे के साथ कृतज्ञतापूर्ण कहूंगा कि सारे अभियान में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे मॉडल को, छोटे से मॉडल को 470 ग्राम पंचायतों में आपने लागू किया। जब भारत के जल सचिव जा रहे थे तो मैंने रात में फोन आया कि पांडे जी आपके गांव का प्लान कर रहा हूं। मैंने कहा सर मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, बड़े अधिकारी हैं। बोले आपको क्या करना है, मैं खड़ा हूं। और वो व्यक्ति के साथ, काम करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के साथ मैंने खड़े हुए नहीं देखा। बहुत प्रचार प्रसार से उनका पहनावा आप देखिए, बिल्कुल सर्वोदयी, बिल्कुल जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि मुझे 1 जून का भोजन चाहिए, 1 जोड़ी वस्त्र चाहिए। कभी कलेक्टर बंगला उन सब के लिए खुल गया था जिन व्यक्तियों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कलेक्टर का बंगला भी हम देख लेंगे। वहां लोकल कलाकार, लोकल विधायक, आम आदमी को जिलाधिकारी महोदय ने इतने, कलेक्टर सबसे बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है जिले की, और जिला कलेक्टर से चलता है, जिला हिलता है। छोटी छोटी विधायक, छोटा छोटा काम, मैं उनको सुन रहा था, मन करता है उनको सुने। उनकी जो किताब है डायनेमिक डीएम, वो आपको अपने साथियों के साथ बहुत पढ़नी चाहिए, पढ़वानी चाहिए। मैं तो अभी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के समीप जा रहा हूँ, जो रामदेव जी महाराज के यहाँ भी, उनका सानिध्य मुझे मिलता रहता है। अभी भी 1 सप्ताह पहले मैं उनके साथ था। हम लोग चर्चा करते हैं, इस देश में कलेक्टर भी ऐसे हो सकते हैं, कलेक्टर भी ऐसे हो सकते हैं। गाड़ी में अपनी बैठाल करके हॉस्पिटल भेज देना लोगों को, रास्ते में जाना, खड़ा हो जाना। पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी किसी व्यक्ति ने पानी के लिए धरना नहीं दिया। एक व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि भाई जानवरों की संकट है। आम आदमी को कुपोषण की बात सबसे पहले बांदा का नाम आया, प्रदेश में नाम हुआ। जल को लेकर, वृक्ष को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर उनका समाधान, संस्थाओं को जोड़ना, अच्छे अच्छे व्यक्ति को खोजना, उनको मंच देना, सम्मानित करना। राजू श्रीवास्तव जी का कार्यक्रम बांदा में इतना अद्भुत कार्यक्रम किया था, मुझे लगता है कई हजार आदमी, छात्रों को जोड़ना, जो आने वाली पीढ़ी है, राजनीति से बहुत दूर रखना अपने को, और एक एक आदमी के बारे में पूछना। टीम के लीडर के रूप में, लीडर जो टीम के लीडर हैं, उनका जितना बड़ा अच्छे व्यक्ति की ताकत, क्षमताएं क्या है, उसको निकालना, और 2 परस्पर विरोधी लोगों को एक साथ बैठालना। ये भी एक लीडर की बड़ी बड़ी क्वालिटी होती है कि हम लोग सामाजिक काम करते हैं, वैचारिक मतभेद भी आपस में लोगों से हो जाते हैं, लेकिन आपको मैंने देखा सदैव पॉजिटिव सोच। कभी कभी अगर हम लोग कुछ थोड़ा मन में नाराजगी भी होती है और या होने की बात होती थी, तो कहते नहीं पांडे जी अपना काम करते रहिए, आपको लोग सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, आपका प्रचार ही तो कर रहे हैं। जब आप काम करेंगे तो कुछ लोग आपको बताएंगे ना, रास्ता मिलेगा। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का, माननीय श्री हीरालाल जी का उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मैं चूंकि दिल्ली में था तो अभी तुरंत मैं सामान वामान रख रहा था, मुझे पता चला कि साहब आए हैं, तो मेरा अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा है कि दिनेश जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। और हम, हमारी टीम के मुखिया हैं, हमने उनसे कहा भी है कि वो थोड़ा समय अभी सरकार की सेवा में है, और सरकार की सेवा के बाद
हम लोग देश में पानी की बात, देश में नहीं पूरे दुनिया में जो देसी मॉडल है, जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके हैं, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में वो काम करते हैं जो उदाहरण बन सकता है समाज के लिए, और किसी काम में पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता। ये उनका बड़प्पन है। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर डीएम जैसी पोस्ट, सीडीओ जैसी पोस्ट, सचिव जैसी पोस्ट, इन सबको किनारे करके आपने कहा होगा वो तुरंत तैयार हो गए होंगे। समाज के लिए वो देना चाहते हैं। हम सबका धर्म बनता है कि जो कुछ उनके पास सामाजिक पूंजी है और सामाजिक अनुभव है, हम सब आने वाली भावी पीढ़ी के लिए उनसे लाभ लें, उनके अनुभव को सुने और उनके साथ जुड़ें। वो जो उनकी भावना है वो बिल्कुल सरकार के काम को भी और समाज के काम को भी, राज समाज सरकार तीनों का तालमेल लेकर चलते हैं। मैं दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपका ये कार्यक्रम सफल हो और ऐसे ही माननीय हीरालाल जी जैसे अधिकारियों के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन कराते रहिए। अभी जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, उस दिन भी मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हम सब इस आहार योग आहार कार्यक्रम का आप जब 2 साल पूरे करें तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी उसमें रहें, मैं भी उनसे प्रार्थना कर लूंगा। तो और माननीय श्री हीरालाल जी हम लोगों को जरूर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं उनको बहुत आदर करता हूं, आजीवन में आदर करूंगा। जी, वो जी, जमीन के व्यक्ति को पहचानते हैं। उनके अंदर ये नहीं कि आईएएस है, आईएएस और डीएम अलग है। और वो एक ऐसे पूज्य पिताजी का आशीर्वाद, मेरे यहाँ एक तालाब खुदवा रहे थे तो मेरे गांव के 80 साल पुराने व्यक्ति ने कहा कि यार जो बांदा का अपनी लोकल लैंग्वेज में, यार बांदा में जो डीएम आओ है वो अच्छे पिता के संतान आए, नहीं को तालाब पुरवावत है, मतलब तालाब के ऊपर घर बनवावत है, कुआं पुरवावत है और वो कुआं जियावत है। ये लोकल लैंग्वेज थी मेरे बांदा की। भगवान वही खूब सुखी रखे। ये तुर्रा नाले पर मेरे यहाँ के 80 साल पुराने 90 साल पुराने पुरखों ने कहा था। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः निवेदन करूंगा कि सरकार हम लोग सब लोग मार्गदर्शन लें। दिनेश जी और साथी जो हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब सुन रहे हैं। सभी को प्रणाम। जी आदरणीय धन्यवाद। क्योंकि ये गुण मिलते हैं, कुंडली मिली हुई है और ये योग हो चुका है। आपसे आज आप दिल्ली में हैं, आपने कार्यक्रम में हैं, वहां से पुनः आपने जोड़ा है आपने। और आदरणीय हमारे डॉक्टर हीरालाल जी सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इतना ही इन पूरी किताब सागर गागर में समाई हुई है। और मैं बहुत सारे हैंड रेज हैं और मैं योगाहार के इस मंच पर मैं पहुंचता हूं हरिद्वार पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वहाँ हमें सदा सर्वदा हर दिन नित्य दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार सर जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि जी के साथ संवाद कीजिएगा और आपके बाद अन्य लोगों के पास हम पहुंचते हैं। जी आदरणीय। जी धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल जी का पुनः इस मंच पर स्वागत है। लगभग 1 वर्ष पहले भी आपने इस मंच पर आकर के अपनी बहुत सारी चीजें बताई और हमें मार्गदर्शन दिया, और आज बहुत सुंदर तरीके से आज आपने पानी की जो मार्केटिंग की, समुदाय आधारित जो कार्य किया है और उसको मार्केट करने का एक प्रयास किया कई सारे आयामों में, चाहे उसको पूजा करके, चाहे उसको शहरों के साथ तुलना करके, चाहे उसको घर बना करके। ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। और जैसा उमाशंकर जी ने कहा, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम दुनिया के अलग अलग स्थानों पर ले जाने का जब प्रयास किया जाएगा सामूहिक रूप से, तो निश्चित रूप से न केवल बांदा की बल्कि पूरे विश्व की यहाँ पर काम करने पर प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस सोच को लेते हुए कि हम पूरे विश्व को हम अपना सहयोग करें और अपनी बातें कॉन्सेप्ट बताएं, जिसका कि प्रैक्टिकल तरीके से एक जिले में डॉक्टर हीरालाल जी ने, उमाशंकर जी ने और जितने भी जल प्रहरी हैं इस भारत देश में, सबने किया है मिलकर के। अब इसको हमें पूरे विश्व में ले जाने का प्रयास करना है और जरूर प्रयास करेंगे। और क्यों नहीं हो, अभी हाल में ही मैंने बड़ी अच्छी सूचना सुनी
जल के ऊपर, और जिसको कि मैं कल कहना चाहता था लेकिन आज ये सही मौका है कहने का, वह ये है कि दुनिया भर की 154 नदियों का पानी जो हमारे राम मंदिर पर आ गया है और उससे रामलला का अभिषेक हो रहा है, तो क्यों नहीं हमारा भी काम होगा कि ये कार्य जो है अब ये पूरे विश्व की जो नदियां हैं जहां से भी ये पानी आया है, इसी कॉन्सेप्ट पर पानी हमने लिया है, भगवान राम का अभिषेक हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, अब उसी चीज को हम वापस उन देशों को वापस दें, उस नदियों को वापस दें। तो हमारा देश, हमारी जो संस्कृति है वो देने की संस्कृति है। बहुत सुंदर तरीके से आज डॉक्टर हीरालाल जी ने उसके बारे में बताया। हमने लेना नहीं, हमने देने की हमारी संस्कृति है, और किसान की भी जो संस्कृति है वो देने की है। इस मंच से हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी हमारी बातचीत हुई है कि किसान जो है वो देने वाला है, वो लेने वाला कब से बन गया? वो लेने वाले की जब ये सोच बनी, और ये शायद इस तरह की सोच हमारी एक उसमें बनी कि अब सरकार आ गई है तो सरकार ही सब कुछ करेगी। तो ऐसी जब व्यवस्था बनी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा बना, हमारी जो सोशलिस्ट इस तरह की एक सोच ऐसे बनी कि हम अब आपको कुछ नहीं करना, सरकार आपके लिए सब कुछ कर देगी। तो जब ये ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसी सोच आई, तो लोगों ने हाथ पैर खड़े कर दिए कि उन्होंने कहा अब तो सरकार ही आके करेगी, ना जंगल हमारा, ना जमीन हमारी, ना पानी हमारा, सब कुछ सब सरकार आके करेगी। तो ऐसी सोच को आपने पलटा है, और मुझे भी विश्वास है कि यही सही तरीका है कि इसमें जब तक कि हमारी सोच में इस तरह का रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम देने की बात करें, पूरे विश्व को आज भारत मिलेट्स दे रहा है, बाकी चीजें भी दे रहा है, तकनीक दे रहा है, हेल्थ केयर में दे रहा है, और पूरे विश्व को तो पतंजलि योग और आयुर्वेद और अन्य सब चीजें भी दे रहा है। तो हम देने वाली सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पवन सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पवन सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में मैं एक बात और कहना भूल गया था कि माननीय हीरालाल सर ने कम से कम 7-8 पद्मश्री बुलाए कालीजर में, और अरहर सम्मेलन कराया। अरहर का जो जैविक अरहर दाल है वो एक ऐतिहासिक काम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कर रहा है, हम सब लोग माननीय हीरालाल जी के नेतृत्व में आपके साथ हैं, और अच्छा प्रयास हम सब लोग करें। बस हर समय एक बात तय कर लें कि महीने में एक चर्चा जरूर हम लोग 2 घंटे पानी पर करें। जरूर जरूर, बिल्कुल। उमाशंकर जी, इस बार हमारे जो वार्षिक जो उत्सव है, हमारा 2 साल पूर्व हो गए इसी योगाहार को। ये हमने उसका बैनर जो पोस्टर बना है उसमें से एक थीम हमारी जल के ऊपर है, जल ही जीवन है, और दूसरी हमारी जो वो है कि हम जो वार्षिक हमारा योग के ऊपर जो है स्वेच्छा, दूसरी जो थीम है वो स्वेच्छा है। कितना सुंदर हमारी आज बातचीत हो रही है। हमारी 2 मई की जो थीम है, पहली है स्वेच्छा, स्वेच्छा से योगाहार, और दूसरी थीम है जल। तो इसी जल के ऊपर जब आपका हमने उद्बोधन सुना था, तब से हम लगातार जल के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये स्वेच्छा और ये जो काम है, ये जब स्वेच्छा से होगा तो इसमें निश्चित रूप से इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका बहुत स्वागत है। हो सकता है आपसे जल्दी ही मुलाकात करने का अवसर मिले। मैं अपने समय को देखते हुए, बाकी हमारे साथी के भी कई सारे उद्बोधन होंगे, तो उनके भी विचार हैं, तो उनको करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी, नमस्कार जी। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वार्ता साझा करी और जल की महत्व को, वास्तव में हमारे जो जीवन है उसकी जो भी हमारी क्रियाविधि हैं उनके हर पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जल के बिना तो सब शून्य है। और इस वार्ता को यूं ही आगे बढ़ाएंगे। और मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए, और आगे हमारी मुख्य अतिथि जी हैं और हमारी बहुत सारी आदरणीय सदस्य हैं जिनके कुछ प्रश्न भी होंगे, कुछ सलाह मशवरा भी चाहेंगे। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आप आए। और जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज पुनः आदरणीय आप मुन्नीलाल जी भाई साहब हैं। आप पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और किसानों को इस क्षेत्र में जागरूक करने के लिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, योग और इस योगाहार मंच को आगे ले जाने के लिए
नित्य प्रति हमें मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय स्वागत जी। जी मैं आदरणीय डॉक्टर हीरालाल जी को पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार आपका पहले मार्गदर्शन मिला और आज सुन कर के मेरे पास शब्द नहीं है। हमने IAS और IPS और विभिन्न अधिकारी वर्ग को देखा है, करीब से जाना है, परंतु हमारे आदरणीय परम आदरणीय हीरालाल जी साहब, डॉक्टर साहब का जो व्यवहार जो आदरणीय हमारे पांडे जी ने बताया, और इनके बारे में हम सुना भी है कई बार। हम चूँकि बुंदेलखंड के हैं और मैं टीकमगढ़ से हूँ। बांदा और टीकमगढ़ 200 किलोमीटर का दूरी है, और लगभग मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले, भोपाल और इधर हमने सुना है, आपको जाना है कि आपका जो समाज के प्रति जो स्नेह रहा है, आपने जनता को भगवान का रूप दिया है। आपने अपने आप को कुछ नहीं समझा। जबकि अधिकारी छोटा ही सा पद पा जाता है तो वो अपने आप को स्वामी मानता है और जनता को किस हिसाब से देखता है, लेकिन आपने क्या कर दिखाया। इस देश को आपसे दिशा मिल रही है। कई अधिकारी आपको दिल करके सुन करके आपकी संगति करके उन्होंने अपना स्वभाव बदला है। आपने जल के ऊपर नहीं, तमाम सामाजिक सेवाओं में आपने रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से आपको पूर्ण प्रणाम करता हूं, नमन और वंदन करता हूं। और इस देने के उघाड़ कार्यक्रम में जो आज हमारा आपका दूसरी बार आए हैं आप, ये हमारा रिकॉर्ड हुआ है और यह होकर के हम किसानों तक पहुंचाएंगे कि देखिए आदरणीय डॉक्टर साहब का जो रुझान है कि किसान देने वाला हमेशा बना है, अन्नदाता किसान जिसको कहते हैं, और भगवान के बाद दूसरा नाम विधाता किसान को कहा जाता है। उसके लिए सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि आप ज़मीन में हम अन्न डाल रहे हैं और लगातार प्रकृति के प्रकोप से या किसी ना किसी उसमें हम किसान को कुछ उपज नहीं होती है, फिर भी किसान वही करता है। लेकिन हमें प्राकृतिक जैविक खेती, हमें रासायनिक खेती नहीं करना है, हमें जहर नहीं देना है, क्योंकि हमें अन्नदाता किसान कहा गया है। आपसे हम प्रेरणा लेकर के हम जब चाहे नहाते हैं, चाहे कहीं सफ़र करते हैं, कहीं नल खुला मिलता है उसको मैं उठ के बंद करता हूँ। नहाने में भी हम कम से कम पानी का प्रयोग करते हैं, और जहाँ भी नज़र पड़ती है वहाँ पानी अगर व्यर्थ बहता है तो उसको रोकते हैं, टोकते हैं और करते हैं। यह प्रेरणा आपसे मिली है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सदन में हमारे कई साथियों के हैंड रीच हैं, मैं बस प्रणाम करता हूं, नमन वंदन करता हूं। इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रहिएगा इस देने के उघाड़ कार्यक्रम में, और मार्गदर्शन देते रहिएगा। पुनः प्रणाम। ओम जी आदरणीय, धन्यवाद। आप बुंदेलखंड में आते जाते हैं और आपने कई बार आदरणीय डॉक्टर साहब के बारे में, उनके कार्य के बारे में अपनी बातें साझा करी हैं, और बहुत सारे हैंड रेज हैं। और डॉक्टर विनय कुमार जी का भी हैंड रेज था, और आदरणीय शरद वर्मा सर का भी हैंड रेज है। तो पहले डॉक्टर विनय सर, पहले राम कृपाल जी को बुला ले, शरद वर्मा जी को फिर क्रम से। अच्छा जी। तो आदरणीय राम कृपाल जी अपनी बात रखेंगे। उनके बाद डॉक्टर विनय कुमार सर, आप भी लखनऊ से हैं और अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राम कृपाल सर जी। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। तो आज के हम बहुत धन्य हो गए हैं, श्रीमान जी को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। हमारे छतरपुर में एक मीटिंग में आए थे, तो मैं यहाँ छतरपुर मध्य प्रदेश में किसान सेवा समिति का जिला प्रभारी हूँ, और एक हमारी बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय समाज की एक मीटिंग थी, उसमें थोड़ा सा समय दिया था आपने। मैं उस मीटिंग में गया था, तो मैंने दर्शन किए थे बहुत नज़दीक से और आपकी बात सुनी थी, तो बहुत अच्छा लगा था। जब से मैंने आज कल देखा है आपका को आपको बोल रहा है, तो मैंने जब से बहुत उत्सुक था मैं कि आपसे थोड़ा चर्चा करूं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ऐसे आते रहिएगा, हमारे यही मनोकामना है कि आप बीच बीच में। और दिनेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने विद्वान लोगों को बुला के खोज के ले आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, वंदे मातरम। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप योग हो या फिर अपने खेती के कार्य हो, किसानों को मार्गदर्शन करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा सर, आप बात रखिएगा मेरे ख्याल से, और हमारी आवाज डॉक्टर विनय सर तक पहुंच रही हो तो फिर आपको बुलाएंगे। आदरणीय सर को बोल दीजिए, वो आ गए हैं सर।
जी सर, जी बोलिए सर। जी जी सर आ गए हैं बेनी प्रसाद जी। तो अच्छा जी ठीक है। आदरणीय डॉक्टर विनय वर्मा सर जी, आप दोनों लखनऊ वासियों का संवाद हो जाए जी। हेलो जी जी हेलो जी बोलिए, जी आवाज आ रही है? आपका आवाज आ रही। मैं भी सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई बार हम सर के साथ बैठे भी, हम लोग मीटिंग किए जब भी कभी होती थी लखनऊ में, कई बार बैठक हुई और जो भी गांव मॉडल गांव वाले कंसेप्ट पे सर के साथ हम लोग बैठे और जो भी चीजें थी उन पर चर्चा की। अगर कुछ ना कुछ प्रयास हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। खास करके मैं भी थोड़ा सा जो किया था जैविक खेती वाले में, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं शामिल कर रहे हैं। दिनेश जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनेश, जी ये सर, जो जी आदरणीय, जी आदरणीय। इनका एक बहुत बढ़िया प्रयोग है कि कैसे कीट उट को जो है ये बड़े सरल तरीके से इन्होंने एक मॉडल बनाया है। उस इनका वो लेक्चर कराइए जिससे कि कैसे फसलों को नुकसान से बचाया जाए। बहुत अच्छी चीज है ना। विनय का बहुत अच्छा काम है, इन्होंने जी सुल्तानपुर में प्रयोग किया और उसमें पैसे वैसे का झमेला नहीं है, तो इनसे बात करके इनका एक लेक्चर करवाइए। बहुत अच्छी चीज है विनय का, हमने देखा है, खुद देखा है। डॉक्टर जी सर, डॉक्टर विनय सर योगाहार की इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे किसान उनके प्रयोगों को अपना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें धीरे धीरे गति बढ़ रही है और अन्य किसान भी इससे वाकिफ हो गए हैं और अपना अनुभव साझा करते रहते हैं सर आदरणीय। और आने वाले टाइम में आदरणीय विनय कुमार सर को पुनः बुलाएंगे, उस दिन डॉक्टर हीरालाल सर को भी बुलाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और जैसे बात हो रही थी 2 मई को योगाहार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो आदरणीय डॉक्टर हीरालाल सर जी से निवेदन रहेगा कि आप भी उनकी उपस्थिति उसमें रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय श्री शरद वर्मा सर के पास जाना चाहूंगा। वो जी सर सबसे पहले तो मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज उनकी जो बातें थी वो इतनी महत्वपूर्ण है पानी बचाने वाली, कि वो पानी से ही जीवन है। और मैं तो शायद हम भी कृषि कर्मा अवार्ड हैं सर, आपको बताएं, लेकिन आपने जो पानी बचाने का और पानी का जैसे तरीके बताए हैं वो बहुत ही मन को छू लेने वाले और बहुत अच्छे हैं। और विनय सर भी हमारे बहुत अच्छे हमें मार्गदर्शन देते हैं और हम उनके माध्यम से बहुत सारे कीटों को कंट्रोल कर रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारी उन्होंने बहुत सरल पद्धति बताई है और उनसे वाकई बहुत ज्यादा सफलता मिल रही है। अभी हमने देखा तरबूज में जो जैसे फुट फ्लाई आती थी तो वो कैसे कंट्रोल होती है, और वो जो उनके डब्बे हैं जिनमें केक डाले थे तो वो काफी भरा गए। यानी ऐसा लगा कि कैसे कंट्रोल होता है, ये विनय सर ने बताया और इस विषय में हमें बहुत सारी जानकारी मिली। सर मैं बताऊं कि पानी के विषय में जो जिस तरीके से आपने बताया, हम लोगों ने भी गांव में मिलके और नदियों में बोरी बंधान बनाए, पानी रोके, ये कार्य किए हमने। लेकिन ऐसे कलेक्टर नहीं मिले आपके जैसे। हम चाहेंगे कि ईश्वर हमें भी ऐसे हमारे जिलों में ऐसे पदस्थ हों, ऐसे कलेक्टर आए, या आपके मार्गदर्शन में कलेक्टरों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे सारे, क्योंकि एक कलेक्टर ही है जो जिले को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और वो अगर प्रभावशाली हो और ऐसी चीजों को कंट्रोल करता हो, तो मैं तो भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको जो पदस्थ पूरे देश भर में जो कलेक्टर हैं उनको आपसे वर्चुअल मीटिंग या वैसे भी करानी चाहिए। जी, आज हमारी मीटिंग में डॉक्टर पारे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पारे सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर पारे जी हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनके जो मकान बनाया है तो नीचे बारिश का पानी स्टोर करते हैं, लगभग 50,000 लीटर पानी स्टोर होता है और वो पूरे साल भर उस पानी को यूज करते हैं। वो जमीन से उनका कोई हेडपंप नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, जेट पंप नहीं है, उस पानी का ही वो पीते हैं और उसी पानी को यूज करते हैं।
और पूरी छत का पानी उन्होंने उतारा हुआ है। और वो ऐसे डॉक्टर हैं कि जिन्होंने मतलब जमीन का पानी नहीं निकाला आज तक। वो अपने जो ऊपर का पानी उसको स्टोर करते हैं, और उन्होंने, मैंने देखा कि उनके घर के नीचे टैंक बनाया हुआ है, और वो टैंक में पानी इकट्ठा होता है। और उनका कहना है कि अगर अंधेरा है तो उसमें कोई भी आपकी जैसे काई वगैरह नहीं लगेगी, और वो पानी शुद्ध रहेगा, और वो डिस्टिल्ड पानी टाइप है, और उस पानी को वो पीते हैं और पूरे घर में यूज करते हैं। और साल भर के बाद भी वो बताते हैं कि 10,000 लीटर से ऊपर पानी बच जाता है हमारा। और किसी जमीन से कोई पानी नहीं, कोई नल नहीं, कोई नगर पालिका का नल नहीं, किसी भी चीज का कोई नल नहीं है। उनका मोटर उन्हीं के टैंक में लगी हुई है, जो बारिश का पानी उन्होंने छत से इकट्ठा किया हुआ है, उसी को वो पीते हैं, उसी से खाना बनाते हैं, और उसी से वो अपना घर का जो भी दैनिक कार्य यूज करते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने उनको जोड़ा था मीटिंग में, शायद डॉक्टर पारे सर जुड़े हुए हैं, अगर सुन पा रहे हो सर तो आप आइए, आपके विषय में बताइए थोड़ा सर को। डॉक्टर पारे सर। शायद हाँ, दिन पहले जुड़े हुए थे, शायद टाइम वगैरह हो गया होगा। वो यहाँ के डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छा सर उनका कार्य है जी। आज मैं मुख्य अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई एक आध आदमी कोई और हाथ उठाया है ना? आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी ने हाथ रेज किया है। अभी आदरणीय शरद वर्मा जी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा कार्य करते हैं खेती में। और जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर। जी ओम, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से रमेश मेहरा, पतंजलि किसान सेवा समिति में जिला प्रभारी हैं सर। 1975 में जब तवा बांध आया, और तवा बांध के कारण नर्मदापुरम, पुराने होशंगाबाद जिले और हरदा में सिंचाई का जब बढ़ा, तो यहाँ के तालाब धीरे धीरे नष्ट हो गए सर। हम लोगों ने जो सर्वे किया, पहले देखा प्रत्येक गांव में तालाब थे, उन तालाबों की हालत खराब हो रही है। निश्चित रूप से आपने जो हमें उद्बोधन दिया है, उससे हम लोगों को सुनाएंगे कि तालाब क्यों जरूरी है। ये नहर के बाद उनका महत्व हमारे नर्मदापुरम में घटा है, और हमने देखा है कि अतिक्रमण हो गए हर गांव में। जब हमने एक सर्वे किया था तो हर गांव में तालाब थे, और आज देखते हैं तो तालाब जो है खत्म हो रहे हैं। जी ओम, इतना ही बार कहना है। जी ओम, सदन को नमन, आदरणीय सर को बहुत बहुत प्रणाम। जी ओम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक शिक्षक हैं, और रिटायरमेंट के बाद खेती किसानी में आगे बढ़े हैं, और आप डॉक्टर विनय कुमार सर को फॉलो करते हैं, कीट पतंगों को कैसे रोकें अपने खेत में आने से। जी ओम सर, मैं अभी खेत में ही हूँ, और हमने जो सर ने जो बताए थे वो सब लगाए हैं, तो मैं शायद उसको कैसे बताऊं। जी, जब तक आप बताते हैं तब तक डॉक्टर किशोर दुबे सर हैं महाराष्ट्र से, और उनके बाद आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी भी अपनी बात रखेंगे। जयमवाल जी, जी 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 आदरणीय, एक घटना ये बता दें जो बता रहे थे मुन्नीलाल जी, जिसे पानी कैसे पोल्यूट हो रहा है, कितनी दवा पड़ रही है। जो एक घटना बता रहे थे कि वो पानी में सारी मछलियां मर गई थी, वो सर भी बैठे हैं कि पानी अगर हम कलेक्ट भी कर रहे हैं, जो ये केमिकल डाल डाल के बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका इकोलॉजी पूरी खराब कर दे रहे हैं, मछली और सब भी खराब हो रहा है ना। और जो वहाँ की नर्मदापुरम घटना बता रहे कि इतना क्लोराजन डाल रहे हैं कि तालाब की मछलियां तक मर गई छोटे से गड्ढे की। वो भी घटना तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक मुन्नीलाल जी बता रहे थे ना। जी जी ओम, जी ओम, वो निर्खी ग्राम की घटना है सर। हाँ, कितनी मैं भी था उसमें तो। जी ओम। हम मूंग में कितनी दवा डाल रहे हैं, क्लोराजन कितने बार डालते हैं? क्लोराजन का मूंग में 2 बार प्रयोग करते हैं सर। आदरणीय मुन्नीलाल जी के बाद भाई साहब का हैंड रेज है, वो शायद इसी वार्ता में सम्मिलित, इसी बिंदु पे सम्मिलित होने जा रहे हैं। जी जी आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय
विनय कुमार जी, ये पूरे देश को इस देने के कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित विचारणीय बात है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं जब आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, उनके साथ में ग्राम निरखी, जिला तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम किसानों का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने गया। वहाँ पे मैं प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा कर रहा था और केमिकल के प्रभाव के बारे में, उससे होने वाली हानि के बारे में बता रहा था। उसी समय वहाँ पे गणेश प्रसाद जी रघुवंशी जी, जिनकी उम्र लगभग 72 वर्ष थी, वो बैठे बैठे और सुन रहे थे। जब मेरी बात पूरी हुई तब उन्होंने कहा, भैया यादव जी, आप जो कह रहे हो ये बात सत्य है, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से जो देखा है इससे भी बढ़ के उसका प्रभाव देखा है। मैंने कहा क्या देखा है? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ निरखी गांव में मूंग में जो कोरोजिन डाला जाता है उसको लगभग 4 बार कोरोजिन डालते हैं। आज मेहरा जी बता रहे हैं कि 2 बार डालते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, अधिकतम 4 बार तक डाला जाता है। उस कोरोजिन को डाल करके मूंग को पैदा किया गया, मूंग काट ली गई और मूंग काट करके उसको मंडी में बेच दिया गया। अब खेत खाली पड़ा रहा। खाली पड़ने के बाद जब बरसात में पहला पानी बरसता है, लगभग 1 महीने बाद उस खेत में पानी बरसा। पानी बरस के वो खेत का पानी उस नाले में, जो बगल में कहीं दूर नाले होंगे, गांव के बाद नाले होते हैं 1-2 किलोमीटर दूर, उस नाले में वो पानी बहकर गया। तो उस नाले में पहले से जो गड्ढे होते हैं, उस पानी भरा रहता है, पानी नहीं सूखता है, उसमें मछलियां थी। जब गांव वाले सुबह डोल करने घूमने गए, देखा कि सारी मछलियां मरी पड़ी हैं, तो गांव वालों ने कहा, यार किसी ने इसका शिकार किया है, मछलियों में करंट लगाया है जिससे ये मछलियां मर गई हैं। लोगों ने कहा, जब लोग सारे गांव के इकट्ठे हो गए, पूरा मछलियां पूरी उतरा रही थी पानी के ऊपर, तो फिर दिमाग, कई गांव में बुद्धिजीवी होते हैं, उनने कहा अगर इस गड्ढे में की मछली मरी नहीं, इसकी मर गई, उसकी मरी नहीं, माने जिस जिस गड्ढे में वो खेत का पानी गया था वो सारी मछलियां खत्म हो गई थी। देखा कि उनका वो पानी बह करके जो गया था जिन जिन गड्ढों में, उसकी मछलियां खत्म हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि ये जो खेत का पानी आया है, मूंग के खेत का पानी, जिसके कारण मछलियां मरी हैं। तो मैं सदन से इसका प्रभाव बताना चाहता हूं कि वो खेत की मिट्टी का पानी बह करके कितने दूर गया, उसके प्रभाव से मछलियां मरी हैं। जबकि मूंग की फली पर वो क्लोरोजिन छिड़का गया था, उसके दाने पर कितना प्रभाव पड़ा होगा। जो दाने हमारे चाहे बच्चों को स्कूल में बांटे जाते हों, मूंग एक एक बच्चे को 15-15 किलो मूंग दी गई है, चाहे उसका मूंग इतनी ज़्यादा मात्रा में कहीं जैविक प्राकृतिक मूंग पैदा हुई ही नहीं है। और जब मैं वहाँ गया, मैंने कहा 20 किलो, एक बुंडारा कला में हमारे किसान हैं शरद गौर जी, उनसे मैंने कहा कि 20 किलो मूंग मुझे दे दीजिए, आपकी ट्रॉली भरी रखी है। बोले भैया मैं नहीं दूंगा आपको। मैंने कहा क्यों? बोले मैं भी नहीं खाता हूँ इसको, मैं घर के अंदर भी नहीं लाता हूँ, इतना जहर डालता है इसमें कि हम कभी खाते नहीं है, ना हम आपको देंगे। जब किसान खुद नहीं ले रहा है और इतना ज्यादा जहर मूंग में डाला जा रहा है, उसका हमारे समाज को, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे शिशुओं को, गर्भवती माताओं को कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा। सदन से ये विनती है, हमने आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। ओम जी आदरणीय, जहरों का प्रयोग जब हमारे खेतों में, हमारी फसलों में हो रहा है, तो हमारी फसलें ही नहीं बल्कि हमारे पूरा पर्यावरण, हमारे हमारे जल भी प्रभावित हो रहा है, और उसका दुगुना तिगुना अलग सर्किल के रूप में उसका प्रभाव हम तक पहुंच रहा है। ये बात आपने कही है, और इसके लिए हमें यांत्रिक सर विधि 1 से। मिनट लेना चाह रहा था दिनेश सर, 1 मिनट। जी आदरणीय जी, सर ये आपके जो कोराजिन जो डल रहा है सर, ये तो डलता है, लेकिन यहाँ ये इंडोसल्फान गवर्नमेंट का था, वो बंद हो गया, और ये कोराजिन वगैरह जो चालू हो गया, ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये किसानों के पास पहुंच रही है। और जो पुरानी इंडोसल्फान दवा थी वो बंद हो गई, जिसमें केचुए और कुछ भी नहीं मरता था। वो भारत सरकार की इतनी अच्छी दवा को बंद कर दिया गया, मधुमक्खी नहीं मरती थी उसमें सर। और आज इतनी, जो कौन परमिशन दे रहा है इतनी खराब दवाओं को, जो कि खेतों में नहीं डालनी चाहिए, ये सर IAS लेवल पे ही इस चीज को समझना पड़ेगा, और आप समझा सकते हैं सर। जी आदरणीय, इस पर एक दिन आदरणीय हीरालाल सर को बुलाएंगे और डॉक्टर विनय कुमार सर को साझा वार्ता में बुलाएंगे। आज पानी पे उद्बोधन रखा है आदरणीय जी ने, और किस तरह से उन्होंने बांदा को एक मॉडल बनाया कि हम किस तरह से जल संरक्षण कर सकते हैं।
तो आदरणीय मेनपाल सिंह जी, आपका हाथ आपने हैंड रेज किया है, और डॉक्टर किशोर दुबे जी मेनपाल सिंह जी के बाद। जी धन्यवाद अनिक जी। मेरा हेलो जी सर, हाँ, डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल जी ने जो एक उदाहरण पेश किया वो बहुत अच्छी मिसाल है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम हुआ है सर। और हमने जो देखा है कि जहां जहां पे भी अफसर या फिर नेताजी जो एक अच्छी विचारधारा लेके चलते हैं, आमतौर पर प्रशासन में जो अधिकारी है वो अगर अच्छे विचारधारा वाले या उनके मानस में अंत्योदय की या जो पिछड़ा आदमी है उसके उत्थान की अगर भावना रही तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी होता है और वो काम जो है सरकारी अफसर के नाते बहुत तेजी से बढ़ता है। हालांकि जैसा सदन में कहा गया है कि ऐसे अफसरों की संख्या बहुत विरली होती है, तो निश्चित रूप से सर हीरालाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपका ये जो मॉडल है, आप लोगों की भी जो मीटिंग्स होती है, स्टेट की बोलो सेंटर की बोलो, यहाँ पे भी कलेक्टर और बाकी जो भी मीटिंग्स होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे मॉडल्स जो है, ऐसे मॉडल्स को कैसे विकसित किया जाए और प्रचारित प्रसारित किया जाए, तो इसके बारे में निश्चित रूप से जो सुझाव है वो सुझाव यदि आप बड़े पैमाने में देते हो और ये जो रोल मॉडल जिसको हम बोलते हैं, ये रोल मॉडल यदि रेप्लिकेट होता है तो निश्चित रूप से देश में क्रांति जो जल क्रांति है, जल क्रांति लेने में, जल क्रांति करने में बहुत उपयोगी होगा। यही मेरी सोच है। और निश्चित रूप से पुनश्च आपको, क्योंकि कलेक्टर और जनता इसमें जो एक दरी होती है, दुरावा होता है, नजदीकी नहीं होती आमतौर पर, जो सदन में कहा गया है बहुत अच्छी बात है कि जिस कलेक्टर के दरवाजे आम जनता के लिए खुले हैं कि कोई भी कभी भी जा सकता है, तो ये सर बहुत ही बड़प्पन है आपका। और इसी तरह से जब व्यवहार शासकीय अधिकारियों का रहेगा तो निश्चित रूप से आम जनता अपनी बात रख के और सीखने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए जितने जल्दी से नजदीकी करेंगी उतने जल्दी जो विकास की गंगा है बहेगी। इसके लिए भी आपने आपके दरवाजे जो खोल दिए हैं, निश्चित रूप से सर मैं आपकी सराहना करता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप महाराष्ट्र से हैं, किसानों के साथ कार्य करते हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। और आदरणीय मेनपाल सिंह जी, आपका हैंड रेज था और अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो हम आपको सुनेंगे। मेरा सबको प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर हीरालाल जी को तहे दिल से धन्यवाद। जो एक कलेक्टर होते हुए, जो एक इतनी बड़ी कुर्सी पावर होते हुए भी उन्होंने पब्लिक का साथ दिया और साथ खड़े होकर इतने तालाब और कुएं उन्होंने बनवाए, इसलिए मेरा मन गदगद हो गया उनके प्रति। उनको बहुत प्रणाम करते हैं, हम आदरांवित करते हैं। तो ऐसे हमारे इधर जो छोटे छोटे भी जो अधिकारी है वाटर सिंचाई विभाग में, उनको कुर्सी से ही फुर्सत नहीं है। वे छोटे कर्मचारियों को, बेलदारों को कह देते हुए जाओ नहर को देख के आओ, तो वे भी मनमानी करते भी, कोई आपके ऊपर अधिकारी तो देखने वाला है नहीं, वे रास्ता में बैठ के अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। इसलिए पानी हर गांव से होके गुजरता है। जैसे थोड़ा उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव में पानी आता है, मेरा जी आदरणीय आगे की बात असल में हमारे ऑफिस पे जाना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हर जिले में कलेक्टर होना चाहिए, मैं यही गुजारिश करता हूँ। और जो भी कलेक्टर है, जो भी अधिकारी सुन रहे हैं हमारे डॉक्टर हीरालाल जी से, उनसे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
क्योंकि समय भी अपनी गति को बता रहा है, और जिस तरह से डॉक्टर हीरालाल कुशवाहा जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं, श्री हीरालाल कुशवाहा जी, तो मैं उनसे अनुरोध करूं तो कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और आज के योग शिक्षक हैं, उनमें साथ में ही हमारे जो आज निरंतर इसी मंच से जुड़ने वाले सदस्य हैं, वो सभी का धन्यवाद करेंगे अपनी बात के साथ। आप भी हीरालाल कुशवाहा जी हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी डॉक्टर हीरालाल सर नाम राशि हैं। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने एक सरलता के साथ कार्य आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाया है, साथ में आपने जो किताब लिखी है, साथ में कई किसानों को आपने प्रेरित किया है, और उमा शंकर पांडे जी जैसे व्यक्तित्वों को आपने आगे बढ़ाया है, तो आपको नमन है। और आपने आप पुनः इस योगाहार के मंच पे आएंगे, ऐसी भी प्रार्थना आपसे है। मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी के पास पहुंचता हूं कि वो आए और आज के हम मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद करें, और सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद के साथ इस कार्य को संपन्न करने की कृपा करें। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। पूरे सदन को नमन वंदन। और इसके पहले कि मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं, मैं अभिभूत हूं और बहुत ही गदगद हूं, और मैं सम्मानित करना चाहता हूं पूरे इस मंच को, इस योगाहारी कक्षा के समस्त संचालकों को, जिन्होंने इतने विद्वान व्यक्तित्व को इस योग कक्षा में बुलाया, आमंत्रित किया और हम सबको इस जल संपदा के बारे में ज्ञान दिलाया। ये मेरे लिए सौभाग्य इसलिए है कि एक तो छतरपुर बांदा एक तरह से लगा हुआ है और हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, और दूसरी चीज मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे नाम जैसे नहीं, उनके नाम जैसा मेरा नाम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और आज उनको बीच में पाकर बहुत हृदय प्रफुल्लित है। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज के लिए सभी को, चूंकि समय बहुत हो गया है, वैसे तो योग कक्षा किसी न किसी रूप में रोज इतिहास बनाती है। आज भी इतिहास बन रहा है, 8:30 बज गए हैं, इतने सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय मैं आभार प्रकट करता हूँ सबसे पहले आदरणीय हमारे भगवान दास कुशवाहा जी का, हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी जो संचालक हैं और राज्य प्रभारी भी हैं मध्य प्रदेश के, टीकमगढ़ से हैं, और हमारी आदरणीय रंजना बहन जी की, ये दोनों जने होस्ट हैं और बहुत बड़े संचालक हैं। अतुल पारे जी और भुवनेश्वर राय साहब, बने सिंह बगदावत सर, दिनेश सेमवाल जी जो आज के मुख्य ये हैं, जिन्होंने हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को लेके आए, डॉक्टर किशोर दुबे साहब, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, कल्पना कोटले जी, कृष्ण कुमार महतो जी, कुलदीप उनियाल सर, मणिपुर गुडारा सर, नीलकंठ सांबले सर, निर्मला जोशी जी, ओंकार नाथ सर, और हमारे इस योगाहारी कक्षा के मुख्य संचालक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, पतंजलि फार्मर के हमारे मुखिया श्रीमान पवन सर और पवन मिश्रा सर, प्रभा थपयाल जी, प्रणीता साकरे जी, रघुवीर रावत जी, रामाधार नंदेश्वर जी, रमेश चंद मेहरा सर, हमारे छतरपुर जिले के पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी रामकृपाल पटेल साहब, रवि आदित्य सर, रूप सिंह राजपूत जी, और इटारसी क्षेत्र नर्मदापुरम क्षेत्र के बहुत बड़े कृषि विज्ञानी, जैविक विज्ञानी श्री शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल सर, उमाशंकर प्रसाद जी जो सैनिक होते हुए किसान भी हैं, वैशाली विनायक जी, विनय कुमार जी, योगा रिकॉर्डिंग वाले श्रीमान, और अन्य लोग जो कुछ देर पहले तक जुड़े थे वो किसी कारण से चले गए हैं, और जो रोज जुड़ते हैं आज जुड़ नहीं पाए हैं,
उन सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अभी सभी का साथ इसमें बना रहे। हमें खुशी है कि ये कक्षा ये 2 साल पूरे करना जा रही है और बड़े बड़े विद्वान इसमें जुड़ रहे हैं और हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी को मेरा पुनः एक बार श्रद्धापूर्वक नमन, वंदन, अभिनंदन। और हमारे उमाशंकर सर जी को बहुत बहुत प्रणाम, जो पद्मश्री से पुरस्कृत हैं। हमारे लिए तो बिना उसके भी पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त हैं आप सभी लोग। पुनः आभार दिनेश सर को कि मुझे इतने बड़े मंच पर और आभार प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया। बीच में थोड़ा मैं चला गया था, आपने आवाज दी थी, मैं नहीं आ पाया, पुनः आया, पुनः अवसर दिया। आप सभी का पुनः आभार। ओम प्रणाम। जी आदरणीय दिनेश आपका सर, भी। शायद अतुल सर आ गए हैं, थोड़ा सा बुला लीजिए डॉक्टर पारे सर। जी जी जी, अवश्य उन्हें आमंत्रित करिएगा। जी डॉक्टर पारे सर जी आ गए हैं क्या? आ जाए सर। सर पानी का बताइए आपने कैसे कंट्रोल किया? नमस्कार सर। हाँ आवाज आ रही है जी। नमस्कार सदन को, नमस्कार है। और आज के जो चीफ गेस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये तो सभी को पता है कि बारिश का पानी हम सभी के लिए कितना उपयोगी है और हम सभी इसको स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे धरती को उसका दोहन करते करते धरती बहुत प्यासी हो गई है। इसलिए सभी चाहते हैं कि पानी कहाँ से आए, जो पानी हम बना नहीं सकता, मनुष्य बना नहीं सकता, ईश्वर देता है, उसी को संजोया जाए। और ये सत्य भी है कि ईश्वर पानी देता है, बहुत सारा देता है, और हम मनुष्य उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो ये जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिसमें पानी को इकट्ठा करके हम उसका उपयोग करते हैं, तो ये हम सबके लिए और प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। पर इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि पानी बहुत अच्छा है, शुद्ध है, तो क्या हम इसको स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग कर सकते हैं या सिर्फ हमको उसको संचय करना ही है? यदि हम स्वास्थ्य के लिए उपयोग करें तो कितना अच्छा होगा। यही सोच से मैंने एक थोड़ा प्रयास किया है कि जो शुद्ध पानी है क्यों ना हम उसको, सब जगह ढूंढते हैं कि घर में जो पानी आता है हम उसको फिल्टर करते हैं, आरओ लगाते हैं कई लोग, कोई एक्वागार्ड लगा रहा है, कोई बोतल बंद पानी पी रहा है। सभी का प्रयास रहता है कि हम शुद्ध पानी पिए। पर शुद्ध पानी जब ईश्वर हमें खुद दे रहा है और हम ही उसको खराब करके फिर उसको शुद्ध करें, इसका क्या लॉजिक बनता है? शायद सभी लोग इससे सहमत होंगे कि जब शुद्ध पानी मिल रहा है, हम शुद्ध उसी रूप में उसको यदि स्टोर कर लें तो हमें उसको शुद्ध फिर से करने की आवश्यकता भी नहीं है और कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है, जब हमें ईश्वर शुद्ध खुद ही हमें हमारे घरों पे इतना बारिश करवा रहा है। यही सोचते हुए मैंने एक प्रयास किया है कि इस जो बारिश का पानी है हमारे लिए, उसी को रोक कर जो धरती में जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है कि हम उसको बहने से बचा के धरती में उतार दें, तो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल तो बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम उसका कुछ थोड़ा बहुत भी अमाउंट भी रोक लें और हमें खुद के लिए उपयोग करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक वरदान टाइप का हम सभी के लिए हो सकता है। यही सोचते हुए मैंने एक वाटर हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा एक प्लस एडवांस करके कि जो छत का पानी हमें मिल रहा है, हमारे कहा जाता है कि 1000 स्क्वायर फीट की छत पे 1 लाख लीटर पानी गिरता है और हम लगभग सभी के घरों में 1000 स्क्वायर फीट की छत तो सभी के पास है। लेकिन देखने वाली बात है कि 1 लाख लीटर का पानी, 1 लाख लीटर पानी जो हमें मिल रहा है, ईश्वर दे रहा है, और हम एक परिवार यदि भोजन और पीने के लिए भी यूज़ करें, 5 लोगों का परिवार है, तो 20,000 लीटर से ज़्यादा वो पानी एक वर्ष में यूज़ नहीं करता। पूरे साल भर ही वो भोजन के लिए और पीने के लिए पानी लेगा, तो 20,000 लीटर से ज़्यादा उपयोग नहीं है एक जनरल सर्वे के हिसाब से। यही सोचते हुए मैंने वाटर हार्वेस्टिंग में बीच में जो हम पानी उतार के सीधे ज़मीन में उतार देते हैं, एक बीच में एक छोटा सा अपने हिसाब से
एक आरसीसी का मतलब पूरे सीमेंट कंक्रीट का एक पूरा गड्ढा बनाया है। गड्ढा मतलब एक टैंक हो गया है पूरा वो। उस टैंक में पानी को जैसे छत से आता है तो एक फिल्टर करके हम उस टैंक में ले लेते हैं और उस टैंक में लेके उसका उपयोग भोजन और पानी के लिए किया जाता है। अब ये सबकी अपनी अपनी क्षमता हो सकती है कि कौन कितना बड़ा टैंक बना सकता है। मैंने अपने यहाँ पे जो टैंक बनाया है वो है लगभग 45,000 लीटर का, जो कि हमारे परिवार में जो हमारा परिवार है उसके हिसाब से 4 गुना पानी है एक वर्ष में उपयोग के लिए। अब जो पानी इतना शुद्ध है, हम यदि उसका उपयोग करेंगे तो शुद्ध पानी पीने के लिए हम सभी लोग कोशिश करते रहते हैं, और सीधा जो मिल रहा है उसका उपयोग करें तो सबसे शुद्ध पानी परिवार को उपलब्ध होगा, बिना किसी प्रयास के। बिना आपको आरओ लगाना है, ना कोई फिल्टर लगाना है, कुछ नहीं करना है। उस टैंक में जो स्टोर पानी है आप लगातार उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये मैं खुद विगत 10 से 12 साल से इस चीज़ को कर रहा हूँ। 10-12 साल से इस पानी को मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो मैं जो देखता हूँ कि इस पानी को हम स्टोर करते हैं तो न तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, न उसमें काई आती है, न किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज आती है। यदि हम पानी को सीधे ज़मीन में उतार दें और उतार के फिर वापस उसको खींचें बोरिंग की मदद से या किसी और तरीके से, तो जो ज़मीन की इम्प्योरिटीज है वो तो उसमें मिक्स हो ही जाएगी। जो हार्डनेस होती है, जो सॉल्ट हैं, या कोई भी इम्प्योरिटीज, जैसे कि अभी कृषि में सभी कह रहे हैं कि किसान लोग कई जो उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, जो पानी बह के आता है नदी तालाबों में जाता है और फिर वो ज़मीन में सीपेज करके और आपके जो बोरिंग खोदते हैं या फिर कुएं से हम निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेस अमाउंट इसका रहता ही है, किसी किसी उर्वरक का, किसी पेस्टिसाइड का, सभी चीज़ों का। तो उस चीज़ को यदि हम किसी तरीके से रोकें तो ये हमें सब इनकी चिंता ही नहीं रहेगी। सीधे सीधे जो बारिश का पानी हम उसको स्टोर कर लें और ये खराब भी नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक बार पानी आप रख लें, उसको सेव करके पैक कर दें, तो 3 वर्ष तक बैक्टीरिया रहित रहता है ये बारिश का पानी। और ये आरसीसी जो टैंक बनाए हमने, इसमें ना तो लाइट जाता है कि किसी प्रकार की काई वगैरह बन जाए, उसमें लाइट नहीं जाने से कोई काई नहीं बनती, ना कोई बैक्टीरिया आता है। इसको सीधे सीधे हम उपयोग कर सकते हैं और इसको उपयोग करके आपका जो भोजन बनता है वो सब शुद्ध बनता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि शुद्ध पानी पिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध पानी में भोजन बनाना है, और ये पूरा फ्री है। कुछ भी किसी को आवश्यकता नहीं है एक भी पैसा खर्च करने की। हजारों लीटर जो वेस्ट जा रहा है उसमें से एक थोड़ा अमाउंट अपने परिवार के लिए आप स्टोर कर लीजिए, तो उससे आपका शरीर एकदम आप कहेंगे कि आपको किसी न दवा गोली की आवश्यकता है, न किसी चीज़ की आवश्यकता है। ये शुद्ध मेडिसिन है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% तो पानी ही होता है, और यदि ये 70% जो शरीर का हिस्सा है। अतुल जी सर आपका काम बहुत बढ़िया, बस आपकी बात हम लोग समझ भी गए हैं। मेरा एक सवाल यह है कि इसमें जो टैंक बनाएंगे आरसीसी का, उसमें लागत बहुत अच्छी आएगी, ये यही एक इशू है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या है कि अगर कोई आदमी इसकी व्यवस्था कर ले, एक बार बना ले, तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ये भी एक अच्छी बात है सर। और सर इससे जो हम इधर उधर खर्च करते हैं, जो बीमारियों पे खर्च करते हैं, वो भी पूरा माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा। लेकिन इस चीज को देख रहा हूँ सर कि एज अ डॉक्टर मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ कि हमारे परिवार में विगत 3 वर्षों से सर्दी बुखार जैसी छोटी बीमारियां भी नहीं हो रही। आप किस शहर में रहते हो? सर मैं इटारसी शहर में रहता हूँ, होशंगाबाद जिले, नर्मदा। हाँ, तो आप अपने ही शहर में इसका प्रचार प्रसार करके, अभी आप अगर लोग नकल कर ले तो एक मॉडल बन जाएगा इटारसी शहर की। देखिए ये पानी का मॉडल, और इसको गरीब आदमी नहीं, आप जैसे जो कैपेबल लोग हैं उनको इसमें लाइए थोड़ा सा। वहीं इटारसी में ही एक टैंक नहीं 2-4-6 टैंक हो जाए
तो फिर इसका प्रचार करिए, फिर ये फैलेगा। इसको मार्केटिंग करने की जरूरत है। जी, मैं जो भी मेरे संपर्क में आता है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि ये कंसेप्ट सबको समझाऊं। हाँ। और अभी तक मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसने इसको डिनाई किया है कि ये आपका ठीक नहीं है या इसमें कुछ कमी भी है। ये पूरी तरह से सभी लोग पसंद करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, काफी टाइम हो गया। आदरणीय महोदय जी, थोड़ा सा समय मैं लेना चाहूंगा। ये छोटा सा प्रयास है। अतुल जी पीने के पानी की बात कर रहे थे, मैंने जो प्रयास किया है मेरी बुद्धि विवेक से, जो छत के पानी की बात है, मैं थोड़ा दिखाना भी चाहता हूँ आपको नमूने के तौर पे। मैंने क्या किया है, सबके छतों का पानी आगे आता है, सबका ढाल आगे होता है। मैंने क्या किया, ढाल पीछे को कर दिया पूरा, एक उल्टा टाइप का। लोग कहेंगे क्या पागलपन की बात कर रहे हो। ये मैंने उधर ऊपर से पाइप दे दिया है, नीचे मेरे बगल में जगह है 15 फुट की, तो इसी के बगल मेरे अंदर जेट लगा, जेट है अंदर, और ये बाहर खुली जगह है। तो ये पानी पूरा जो है, ये टैप लगी हुई है यहाँ पर, ये पूरा पानी मेरे बगल में, यहाँ बगल में आता है। ये टैंक बना रखा है, छोटा टैंक है जो RCC का है, वही है। और वैसा पानी पूरा बरसात का पानी में यहीं पर इकट्ठा करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, ये जे मोहल्ला है बजरंग नगर कॉलोनी कहलाती, छतरपुर मुख्यालय में। आदरणीय आते रहे छतरपुर, जानते होंगे। और ये ड्राई एरिया के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। वाटर लेवल बहुत कम है, 200 फीट अगल बगल मेरे यहाँ लोगों ने बोर कराया, पानी निकला है। मैंने भी जब कराया था अपनी क्षमता के अनुसार 2003-4 में बोर यहाँ पर, तो 90 फुट कराया था मैंने अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा कराया था। मुझे अंदाज नहीं था कि बाद में लोग कितने फुट गहरा कराएंगे। और इसके बाद लोगों के घर मकान बने, किसी ने 150 कराया, 200 कराया, मेरे अगल बगल पीछे भी। और मैं, आप आश्चर्य करेंगे, 90 फुट पानी होने के बाद भी, भीषण गर्मी सूखा पड़ने के बाद भी, आज की तारीख तक, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जेट एक दिन के लिए भी बंद हुआ हो, ये कहा गया हो कि भाई आज बिल्कुल पानी नहीं दिया उसने। तो ये एक्चुअली मैं थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ। अतुल जी कह रहे थे पीने के पानी की बात, मैं तो सिर्फ जो हमारा जो बाग बगीचा हरा भरा यहाँ दिख रहा है, पीने के पानी की उसी व्यवस्था हो जाती है। वही ऊपर चढ़ गया तो चाहे पीने का पानी स्टोर नीचे करके मान लो, चाहे ऊपर संग्रहण तो किया ही अपन ने किसी न किसी बहाने। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, चर्चा हुई, मैंने कहा आपको शेयर करूं। ओम प्रणाम, शुभ प्रभात। धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा जी और आदरणीय अतुल डॉक्टर अतुल सर, और ये बहुत ही सुंदर चर्चा है। और जैसे डॉक्टर हीरालाल सर ने कहा है कि जो बात जो अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, खासकर जल संरक्षण में, उसका प्रचार प्रसार भी हम अपने आसपास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी, हालांकि हम सभी का धन्यवाद अदा कर चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड बन गया है कि आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने खूब समय दिया और सभी को सुना, अंतिम वक्ता को तक पूरा समय दिया, अभी भी सुन रहे हैं। आपने मॉडल गांव की परिकल्पना की है, उस पर बहुत अच्छा कार्य आप आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। और उसी में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से लेकर जल संरक्षण से लेकर सभी बातें हैं। और पिछली बार भी डॉक्टर हीरालाल सर ने बात रखी थी मॉडल गांव पे। आने वाले समय पर एक ऐसी वार्ता रखेंगे जब हम अलग अलग मॉडल जो खड़े कर चुके हैं वो आदरणीय आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मॉडल तैयार किए हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है, क्या गुंजाइश है उसमें कुछ ऐड करने की, ताकि ये मॉडल गांव हमारे, ये निर्मल गांव आगे बढ़े, जैविक गांव आगे बढ़े। तो ये जो मुहिम है हमारे पूरे देश में ये फैले, ये भी आपसे निवेदन भी है। और ऐसा हम आगे ये कार्य करेंगे, आपको पुनः बुलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने जाते जाते आदरणीय भगवान दास जी से आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आप बहुत अच्छे कृषक हैं और वैद्य भी हैं, और हमेशा आपकी कोई ना कोई टिप्स रहती है कि कैसे स्वस्थ रहें। तो हमारे जो मॉडल गांव है उसमें आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी की टिप्स। स्वागत जी। आदरणीय आज का संवाद बहुत
इतना सृजनात्मक था कि ये इसकी हमारे देश को बहुत बड़ी जरूरत है और हमारे ऐसे महानुभाव विद्वज्जन इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसा ही हम लोगों को साथ देते रहें, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाते रहें और हमारे देश को गति मिले और आप स्वस्थ रहें। इसके लिए मेरा सभी को निर्देश है कि जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो हमारा पतंजलि का इम्यूनिग्रेट गोल्ड आता है, चाहे तो नोट कर ले, इम्यूनिग्रेट गोल्ड एक कैप्सूल रोज लेते रहें तो आप हम लोगों को 100 साल तक साथ दे पाएंगे। और साथ में मेमोरी ग्रेड की एक टैबलेट ले तो हम इम्यूनिग्रेट गोल्ड से बीमार नहीं होंगे, तो आप हम लोगों को साथ देंगे और देश को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। और मेमोरी ग्रेड लेते रहें, इससे हमारा तनाव और मेमोरी अच्छी रहेगी, तनाव नहीं होगा। और इसी के साथ एक गिलोय बटी भी ले सकते हैं रोज, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ और आप लोग हम लोगों को साथ देते रहेंगे, अगर इसका सेवन करते रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सब आपने ये तुरंत स्वीकारा कि हाँ आप योगाहार में आएंगे, जल पे बात रखेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे आई है कि आपका मार्गदर्शन पुनः हमें चाहिए और ये ऊर्जा इसी तरह से हम आगे बढ़ाएं आपके माध्यम से। ये निवेदन, ये प्रार्थना भी है आज के मुख्य अतिथि की से। और सभी आदरणीय सदस्यों का पुनः बारंबार धन्यवाद। फिर हम जुड़ेंगे अगली कड़ी में। और 2 मई को जबकि हम 2 वर्ष हमारे हो रहे हैं योगाहार, तब आज के मुख्य अतिथि को पुनः बुलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक यू प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं सर।